हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग सीजी बोर्ड क्लास 10th साइंस का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, या चैप्टर नंबर 2 कहेंगे, स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारे चैप्टर का नाम है, आप देख सकते हैं, एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। ये एक बड़ा ही सिंपल सा, बहुत ही आसान सा चैप्टर है। बच्चों को अक्सर ये कठिन लगता है क्योंकि इसमें बेसिक नॉलेज की बहुत आवश्यकता होती है, और हमारे यहाँ तो आप जान रहे हैं कि बेसिक नॉलेज की कितनी कमी है। तो हम कोशिश करेंगे कि बिल्कुल डिटेल में सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करें। जितने भी टॉपिक हमारे इस चैप्टर में बनाए गए हैं छत्तीसगढ़ बोर्ड में, हम कोशिश करेंगे हर टॉपिक को इन डेप्थ समझाने के लिए, और ये भी साथ में कोशिश रहेगी कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। और यहाँ से हमारा जो केमिस्ट्री है वो शुरू होता है, यानी ये पहला चैप्टर है केमिस्ट्री का। हालांकि बुक में ये चैप्टर नंबर 2 है। आपको पता है कि आपके साइंस की बुक में टोटल जो है 18 चैप्टर दिए हुए हैं। 18 चैप्टर में बिल्कुल बाकायदा बराबर जो है उनको क्लासिफाई किया गया है। 6 चैप्टर आपके बायोलॉजी के हैं, 6 चैप्टर केमिस्ट्री के हैं, और 6 चैप्टर आपके फिजिक्स के हैं। चैप्टर की नंबर जो है, सीरियल नंबर या चैप्टर नंबर, वो आगे पीछे, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो फिर कभी और हम डिस्कस करेंगे कि कौन से चैप्टर फिजिक्स के हैं, कौन से केमिस्ट्री के, कौन से बायोलॉजी के। फिलहाल के लिए ये मान के चलिए केमिस्ट्री का ये पहला चैप्टर है, एसिड्स, बेस एंड सॉल्ट। तो इसके बारे में हम लोग इस पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। बहुत मज़ा आएगा इस चैप्टर को पढ़ने में, और बहुत मज़ेदार चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं। तो अच्छे से पढ़ना है। एक पेन और पेपर ज़रूर अपने पास रखिए, कॉपी रखिए, पेन रखिए। जो चीज़ें हम यहाँ पर मार्क कराएंगे या नोट करेंगे तो उनको आपको अपनी कॉपी में भी नोट करना है। चैप्टर के ख़त्म होने पर चैप्टर की एक्सरसाइज भी हमको करनी है, और हर लेक्चर के दौरान आपके टेक्स्ट बुक में जो बीच बीच में क्वेश्चन दिए रहते हैं, उन क्वेश्चंस को भी हम लेक्चर के दौरान ही कवर करने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारे जो पूरे लेक्चर्स बनेंगे इस चैप्टर के, उसके साथ साथ चैप्टर के बीच में जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं वो भी आपके कवर होते जाएंगे, ठीक है। और चैप्टर के लास्ट में फिर हमको जो पूरे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ, उनको तो बनाना ही है, क्योंकि आपके परीक्षा में इस चैप्टर से MCQs भी आता है, फिल इन द ब्लैंक्स भी आता है, ट्रू फॉल्स भी आता है। MCQs बोले तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें 4 ऑप्शन आपके सामने रहते हैं। तो इस लिहाज से ये चैप्टर बड़ा मज़ेदार बन जाता है। क्वेश्चन भले 1 नंबर और 2 नंबर के ही यहाँ से आते हैं आपके परीक्षा में। कुछ तो आपको MCQ में दिख जाएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स में दिखेगा, कुछ ट्रू फॉल्स में दिखेगा। तो 1-2 नंबर आपको वहाँ से मिलता है, और 1-2 क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज से मिलता है। और जो चैप्टर्स के बीच बीच में क्वेश्चंस बनाए गए हैं यहाँ से, इन टेक्स्ट के क्वेश्चन, वहाँ से भी आपको क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलता है। तो चैप्टर के समाप्ति के बाद फिर हम डिस्कस करेंगे कि कौन से क्वेश्चंस जो हैं इंपॉर्टेंट हैं इस चैप्टर से, और क्या क्या आपको पढ़ना चाहिए अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए। तो पहले तो हमको पूरा चैप्टर समझना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे चैप्टर का नाम है एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। मेरे ख्याल से इसके पहले भी आप किसी क्लास में एसिड, बेस और सॉल्ट का नाम सुन चुके हैं, क्योंकि आपकी चैप्टर की स्टार्टिंग में ही लिखा हुआ है कि आपने पहले ही एसिड, बेस और सॉल्ट थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज उसका गेन किया हुआ है, पढ़ा हुआ है। तो मुझे उम्मीद है कि आप एसिड और बेस और सॉल्ट को पहचानते होंगे। एसिड और बेस में फिर भी हमको दिक्कत हो सकती है, लेकिन सॉल्ट में दिक्कत नहीं होती, क्योंकि ये तो हमारे जीवन का हिस्सा है। इसके बिना तो भैया हमारा खाना ही नीचे नहीं उतरेगा, गले के नीचे, है ना। इसको तो सब पहचानते हैं, सॉल्ट को। सॉल्ट कई टाइप का होता है, ज़रूरी नहीं कि जो आप खाते हैं, जिसको हम नमक कहते हैं, कॉमन सॉल्ट, वही बस सॉल्ट है, ऐसा नहीं है। सॉल्ट की बहुत सारी कैटेगरी है, एक लंबी चौड़ी वैरायटी है, एक लंबा चौड़ा टॉपिक है सॉल्ट अपने आप में। लेकिन हमारी बुक में सॉल्ट को बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं किया गया है, एक छोटा सा टॉपिक बांधा गया है। तो हम भी CG बोर्ड के हिसाब से सॉल्ट को छोटा सा ही लेक्चर देके कवर करेंगे। हालांकि सॉल्ट अपने आप में एक बड़ा लंबा चौड़ा टॉपिक है, ये याद रखिएगा। कभी मौका लगा CBSE के लेक्चर्स अगर हम आपको दे पाए तो उसमें फिर हम आपको सॉल्ट के बारे में पूरा डिटेल एनालिसिस बताएंगे। लेकिन फिलहाल अभी हमको CG बोर्ड का जो है टॉपिक कवर करना है, तो सॉल्ट को हम बिल्कुल CG बोर्ड के हिसाब से ही कवर करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये तो खैर बात की बात है। ये तो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं कॉमन सॉल्ट के तौर पर, जिसको आप NaCl के नाम से जानते हैं, सोडियम क्लोराइड, कॉमन सॉल्ट, उसको सब पहचानते हैं। जो भी नमक खाने में सॉल्टी लगे, जो भी सॉल्ट खाने में सॉल्टी लगे, उसको बोलते हैं सॉल्ट, या सॉल्टी बोलेंगे, नमकीन चीज़, नमकीन सॉल्ट। जो भी सॉल्ट खाने में नमक जैसा लगेगा, जैसे हमारे घर में जो नमक हम इस्तेमाल करते हैं, जो भी सॉल्ट, सॉल्ट की बहुत सारी कैटेगरी मैंने बताया, जो भी सॉल्ट खाने में नमकीन लगेगा उसको बोलेंगे सॉल्टी। कौन सा सॉल्ट है वो? सॉल्टी सॉल्ट, नमकीन वाला सॉल्ट। बाकी हर सॉल्ट का स्वाद जो है वो नमकीन नहीं होता भैया, कुछ कड़वा होता है और कुछ जहरीला होता है, समझ रहे हैं। अगर आप हर सॉल्ट को चखने लग गए, टेस्ट करने लग गए,
तो भैया ऐसा मुंह बनाओगे जैसे आपने कोई कांदा खा लिया हो, मुंह जो है पूरा कचपचा जाएगा। समझ रहे हैं ना, कांदा कभी जिस बच्चे ने खाया होगा वो जानता है तो बिल्कुल उसी तरह से ये भी हर सॉल्ट जो है खाने योग्य नहीं होता, हर चीज़ को मुंह नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। और कुछ तो एकदम जहरीले होते हैं, पॉइजनस होता है, अगर आपने जुबान में रखा तो आप मर जाएंगे, इसलिए हर सॉल्ट को नहीं खाना चाहिए, ठीक है। तो फिर हम कैसे पहचानेंगे अगर हम चख नहीं सकते? यानी हर केमिकल सब्सटेंस को नहीं खाना चाहिए, सॉल्ट बस की बात नहीं है, ये भी 2 ठो नमूने हैं जिनको नहीं खाना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर हम इन चीज़ों को पहचानना चाहते हैं तो पहचानने के हमारे बहुत सारे तरीके हैं। उन बहुत सारे तरीकों में एक तरीका है टेस्ट करके पहचानना, क्योंकि ईश्वर ने हमको ये ज़ुबान काहे के लिए दी है? चखने के लिए। तो टेस्ट कर करके हम चीज़ों को बताते हैं कि तुम भैया एसिड हो, तुम भैया बेस हो, और तुम नमकीन लग रहे हो तो ज़रूर सॉल्ट होगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमको जो ज़्यादा फोकस करने वाली चीज़ है वो एसिड और बेस है। सॉल्ट्स तो हम हल्के फुल्के अंदाज में पढ़ेंगे, जैसा हमारा सीजी बोर्ड ने सिलेबस बांधा है उस तरीके से। मेन मेजॉरिटी फोकस जो है वो हमारा एसिड और बेस के ऊपर रहेगा, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। कौन बनेगा जीनियस अंताक्षरी नहीं या करोड़पति भी नहीं, कौन बनेगा जीनियस, ठीक है। तो शुरू करते हैं एसिड और बेस से। सबसे पहले देखिए, हम अपनी लाइफ में ऐसे तमाम चीज़ों से घिरे हुए हैं जो एसिड नेचर की होती हैं, बेस नेचर की होती हैं और सॉल्ट नेचर की होती हैं। यानी खाने पीने की चीज़ों से लेकर के पहनने ओढ़ने तक की चीज़ें या इस्तेमाल करने की चीज़ें एसिडिक नेचर की हो सकती हैं, बेसिक नेचर की हो सकती हैं, सॉल्ट नेचर की हो सकती हैं। आपको विश्वास नहीं होगा, हम लोग जिस घर में रहते हैं, ठीक है, आजकल सबको शौक़ होता है कि भैया हम टाइल्स लगवा लें, मार्बल लगवा लें, है ना। तो टाइल्स लगाना, मार्बल लगाना, पत्थर लगाना, किचन में बढ़िया हम लोग ग्रेनाइट के सेट लगवाते हैं, ग्रेनाइट पत्थर के। वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट। चाहे आपका मार्बल हो, चाहे आपके टाइल्स हो, चाहे आपके ग्रेनाइट पत्थर हो, मोटा मोटा किस कैटेगरी में आते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट की कैटेगरी में आते हैं, और ये सब के सब सॉल्ट्स कहलाते हैं। तो देखो भैया, नमक सिर्फ खाने के लिए इस्तेमाल नहीं होता, फर्श बिछाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। इवन घर में जो हम पुताई करते हैं ना, चूना ये भी उसी कैटेगरी में आता है, ठीक है। चूने की भी बहुत सारी कैटेगरी, वो भी सॉल्ट कैटेगरी में लाई करती है। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ों से हम घिरे हुए हैं, खाने पीने की चीज़ें, पहनने ओढ़ने की चीज़ें, इस्तेमाल करने की चीज़ें, जो इन तीनों स्वभाव की होती हैं। कई चीज़ें एसिडिक नेचर की होती हैं, कई चीज़ें बेसिक नेचर की होती हैं, और कई चीज़ें सॉल्ट नेचर की होती हैं। और इस चैप्टर का पर्पस यही है कि हमको पहचानना है कि कौन सी चीज़ें सॉल्ट्स हैं, कौन सी चीज़ें एसिड हैं, कौन सी चीज़ें बेसिस हैं, ठीक है। एसिड बेस मोटा मोटा हमको फ़र्क जानना है, किसको एसिड बोलेंगे, किसको बेस बोलेंगे, ठीक है। मैं कुछ चीज़ों के नाम आपको बताता हूँ, उसके बाद फिर मैं लेक्चर को शुरू करता हूँ, ताकि थोड़ा सा समा बंध जाए तो पढ़ने का मज़ा आए, है कि नहीं। ठीक, देखिए, आप सब ने हल्दी तो देखा ही होगा ठीक है। कभी खाना खाते समय खाने में हमारे हल्दी होता है। आपने ये कभी अनुभव किया है कि खाना खाते समय अगर सालन, जिसको अपन क्या बोलते हैं, तरी, है ना, सब्जी में जो अपन मसाला डाल के बढ़िया पानी डाल के पतला करते हैं, सालन ही बोलते हैं ना, इंग्लिश में करी बोलते हैं, और वैसे मातृभाषा में हम लोग तरी भी बोलते हैं उसको, ठीक है। अगर वो सालन कपड़े में गिर जाए और हमारा कपड़ा बढ़िया सफ़ेद रंग का हो तो बढ़िया दाग छोड़ के जाता है। कौन से कलर का दाग होता है? तो आप बोलेंगे भैया हल्दी है, हल्दी डली रहती है मसाले में, उसकी वजह से वो पीला कलर हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल। सफ़ेद कपड़े में अगर करी गिर गई तो सफ़ेद कपड़े को क्या बना देगा? वो पीले कलर, येलो कलर में कन्वर्ट कर देगा। जहाँ दाग लगा है वो धब्बा जो है वो येलो कलर का हो जाएगा। लेकिन उसी कपड़े को जब हम धोते हैं, धोना मतलब साबुन उस पर लगाए, निरमा लगाए, वॉशिंग सोडा उस पर लगाया, धोने वाला जो साबुन होता है, या टिकिया होती है, या वॉशिंग सोडा होता है, निरमा वॉशिंग पाउडर। तो जैसे ही आपने हल्दी लगे हुए कपड़े को धोया तो वो पीले कलर की जो हल्दी होती है वो लाल कलर में कन्वर्ट हो जाती है, या ब्राउन रेडिश हो जाती है। ब्राउन और रेड का मिक्सचर होता है। तो वो लाल कलर में कैसे कन्वर्ट हो जाती है? वो तो पहले पीले कलर का था, बाद में लाल कलर हो गई। ऐसा क्या था हल्दी में और ऐसा क्या था साबुन में कि उसने पीले कलर की हल्दी को लाल कलर की हल्दी में कन्वर्ट कर दिया? उसके बाद साबुन लगाने से तो लाल कलर हो जाता है, उसके बाद अगर हम फिर से उसमें फ्रेश वाटर डालें, साफ पानी से उसको बार बार धोएं, तो वापस से वो पीला हो जाता है। लाल कलर ख़त्म, फिर से पीला हो गया। तो ऐसा क्या था साबुन में, या निरमा में, या हल्दी में? ठीक है, आगे हम बात करेंगे इस पर। इसी प्रकार से आपने देखा है वो एक पीले कलर की चींटी होती है जिसको मटा बोलते हैं हमारे यहाँ, मटा। या मटा नहीं भी देखे होगे तो भैया बर्रैया तो सबने देखा होगा, जिसको इंग्लिश में वास्प बोलते हैं, वास्प।
मधुमक्खी, मधुमक्खी का जोड़ीदार जिसको बर्रैया बोलते हैं अपन हिंदी में। कभी पीले कलर की चींटी जो पेड़ पर रहती है अक्सर, जिसको मटा बोलते हैं अपन, देखे हैं, सब देखे होंगे, कोई नई चीज़ नहीं है, कोई सातवां अजूबा नहीं है ना, सब ने देखा है। इसी तरह से वास्प को भी सब ने देखा है, बर्रैया जिसको बोलते हैं हम लोग, या मधुमक्खी भी कह सकते हैं आप कॉमन लैंग्वेज में। अगर उसने डंक मार दिया, इवन नॉर्मल चींटी भी अगर काट देती है, डंक मार देती है, तो जिस जगह पर वो डंक मारती है वो जगह जलने लगती है, हमको बहुत पेन होता है, जलन शुरू हो जाती है। तो कई लोग बोलते हैं भैया जहाँ पे वास्प ने डंक मारा है या येलो आंट ने डंक मारा है, वहाँ पे क्या करिए, थोड़ा सा साबुन लगा लीजिए। तो साबुन लगाने से, निरमा लगाने से उसके जो जहर का असर होता है वो कम हो जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से आपने ये भी देखा होगा कि हमारे घर में कुछ बर्तन, जैसे लोहे का बर्तन हो गया, कॉपर का बर्तन हो गया, एल्यूमिनियम का बर्तन हो गया, जिसमें जंग लग जाता है, या समय के साथ साथ मॉइस्चर के साथ, नमी के साथ रिएक्शन करके जिसमें कोटिंग हो जाती है, उसका रंग जो है फीका हो जाता है, ऊपर जो परत जम जाती है, जिसको हम लोग गंदगी बोलते हैं, और क्या बोलेंगे, है ना। तो ऐसे बर्तन को मांजने के लिए कभी कभी हम दही का इस्तेमाल करते हैं और कभी नींबू का इस्तेमाल करते हैं, यानी खट्टी चीज़ों का इस्तेमाल। इमली से रगड़ के साफ कर लिया, गुजरा में पुराने ज़माने के लोग ऐसे करते थे। आजकल ना ये सब चीज़ें आ गई हैं, क्या बोलते हैं, बर्तन धोने वाला, ठीक है। पहले तो ऐसे ही धोते थे जी, थोड़ा दही डाल लिए, थोड़ा नींबू लगा लिए, थोड़ा नमक लगा लिए, थोड़ा कोयला लगा लिए और रगड़ दिए। खट्टी चीज़ें लगा के रगड़े तो जो बर्तन गंदा हो गया वो बर्तन एकदम चमचमाने लगता था, फ्रेश हो जाता था, यानी उसकी गंदगी जो है ख़त्म हो जाती थी। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें बहुत सारी प्रॉपर्टी है, और ये प्रॉपर्टी चीज़ों को एसिड बनाती है, बेस बनाती है और सॉल्ट बनाती है, ठीक है। तो ये कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स हैं। अब हम इनके प्रॉपर्टी के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि भैया ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं हमारे आसपास, हमारी डेली लाइफ से जुड़ी हुई, जो एसिडिक नेचर की हैं, बेसिक नेचर की हैं, सॉल्टी नेचर की हैं। तो सॉल्ट की बात तो हम अलग से करेंगे बाद में, अभी हम मेन फोकस करेंगे एसिड और बेस में, ठीक है। तो पहले हम अपने किचन से शुरू करेंगे कि किचन में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो एसिड होती हैं और बेस नेचर की होती हैं, ठीक है। तो इनमें सबसे मूल मंत्र ये समझिए, पहचानने का तरीका ये होता है कि जो चीज़ें, हम पहले टेस्ट की बात करेंगे ना, कैसे चेक करना है, टेस्ट कर करके, चख के। इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं एसिड और बेस को पहचानने का, वो हम बाद में आते हैं। पहले हम अपने किचन से शुरुआत करेंगे, अपने घर से, कि घर में हमारे कौन कौन सी चीज़ें हैं एसिड नेचर की और बेस नेचर की, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो चीज़ें खाने में खट्टी लगती हैं, जिनका टेस्ट सोर होता है, सोर बोलते हैं खट्टेपन को, ऐसी चीज़ें एसिड नेचर की कहलाती हैं। जैसे नींबू हो गया, नींबू चाट ले, ठीक है, नींबू। इसी तरह से इमली हो गया, आंवला हो गया, और विनेगर हो गया, जो अचार को प्रिजर्व करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आप लोग मोमोस वगैरह खाते हैं ना, या वो मैगी जैसा लंबा लंबा होता है, क्या बोलते हैं उसको, चाउमीन, हाँ चाउमीन, सही पकड़े हैं, चाउमीन, है ना। इन सब में विनेगर डलता है। विनेगर का स्वाद खट्टा खट्टा लगता है। बेसिकली उसको, अचार को सुरक्षित रखने के लिए कि लंबे समय तक अचार चले, उसके लिए विनेगर को डाला जाता है। खट्टा लगता है स्वाद। आंवला खट्टा होता है, नींबू खट्टा होता है, टमाटर खट्टा होता है ना। एप्पल में भी खट्टापन होता है। मैंगो जब कच्चा रहता है उसको रिप मैंगो बोलते हैं। कच्चा आम जो है वो भी खट्टा होता है। जो चीज़ें खाने में खट्टी लगती हैं, सोर टेस्ट की होती हैं, ऐसी चीज़ें एसिड नेचर की कहलाती हैं, वो एसिडिक बिहेवियर है। और जो चीज़ें कड़वी लगेंगी, जिसको बिटर टेस्ट बोलते हैं, बिटर, कड़वा होना, समझ रहे हो ना, ऐसी चीज़ों को बोलते हैं बेस। समझ आए? ये मोटा मोटा कैलकुलेशन है। जो खट्टा खट्टा लगेगा एसिड कहलाएगा। जैसे दही, दूध फटने के बाद खट्टा हो जाता है, तो खट्टा हुआ तो उसको बोलेंगे भैया तुम्हारे अंदर एसिडिक प्रॉपर्टी आ गई, तुम एसिड बन गए हो। एसिड की तरह बिहेव करना। जैसे एसिड का काम क्या होता है, जला देना, तुम भी जला दो, लेकिन वो ऐसे जलाता नहीं है, उसमें एसिडिक बिहेवियर बहुत थोड़ा सा रहता है, कम रहता है, ठीक है। और जो चीज़ें कड़वी रहेंगी उनको क्या बोलेंगे, उनको बेस बोलेंगे, बेस। इसका दूसरा नाम अल्कली भी है। अल्कली और बेस में थोड़ा सा अंतर है, वो हम आगे आपको बताते हैं कि क्या अंतर है, फिर सारी चीज़ें हम डिटेल से नोट भी करेंगे। जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ प्यारे विद्यार्थियों, बहुत अच्छे से सुनिए, ताकि आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो सके। इसलिए मैं बड़ा मज़ा ले लेके बता रहा हूँ आपको ना, ध्यान से समझिएगा। तो कड़वी चीज़ें क्या कहलाएंगी, बेस। जैसे नमूने के तौर पर कुछ कुछ एग्जाम्पल हो जाए ना, तब ना मजा आए। कड़वी चीज़ें जैसे नीम हो गया, खाओ नीम का पत्ता, कैसा लगेगा, कड़वा कड़वा लगेगा भैया, मज़ा नहीं आएगा। इसी तरह घर में मीठा सोडा हम इस्तेमाल करते हैं चीज़ों को सॉफ्ट करने के लिए। जैसे कभी टिकिया बनाना हो गया ना मैदे का,
तो टिकिया बनाओगे तो वो तो बिस्कुट जैसा हो जाएगा, बहुत टाइट हो जाता है। उसको सॉफ्ट करने के लिए हम लोग थोड़ा मीठा सोडा डाल देते हैं। खाने की चीज़ों में मीठा सोडा डाला जाता है, उसको खाने का सोडा भी बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में बेकिंग सोडा बोलते हैं, और उसका केमिकल नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी उसको बोला जाता है। हम अभी सभी चीज़ें नोट करेंगे, आराम से सुनते चलिए, मज़ा आएगा। तो खाने वाला सोडा कैसा हो गया जी, हल्का कड़वापन रहता है, बेसिक माना जाएगा, बेस नेचर का। इसी प्रकार से कपड़ा धोने वाला साबुन हो गया, डिटर्जेंट हो गया, निरमा हो गया, सब कड़वे होते हैं। कभी खा के देखो, मरना बस नहीं, मरने लायक नहीं खाना, थोड़ा सा खाना टेस्ट करने के लिए, ये बेसिक नेचर का होता है। समझ आया। इसी तरह से कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड भी बेसिक नेचर का होता है, सॉल्टी नेचर भी उसको बोलते हैं, बेसिक भी बोलते हैं। इसी प्रकार से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, ये सब बेसिक नेचर के माने जाते हैं। अमोनिया गैस है, वो पानी के साथ रिएक्शन करती है और अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना देती है, NH4O3, ठीक है, वो भी बेसिक नेचर का होता है, ठीक है, समझ रहे हैं। तो खाने वाला मीठा सोडा हो गया, कपड़ा धोने वाला सोडा हो गया जिसको वॉशिंग सोडा बोलते हैं, ये सब के सब किस नेचर की होती हैं, ये बेसिक नेचर की होती है, कड़वी होती हैं। और मैं बताता हूँ कुछ कुछ, जैसे खीरा हो गया, खीरा भी भैया सब खीरा मीठा नहीं होता, कड़वा भी होता है, तो जो खीरा कड़वा है वो बेसिक नेचर का माना जाएगा, समझ रहे हैं। इसी प्रकार से नीम हो गया, खीरा हो गया, जो चीज़ें कड़वी हैं, आप समझ रहे हैं मोटा मोटा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे, और जो खट्टा लगेगा उसको क्या बोलेंगे, एसिड बोलेंगे। तो एसिड और बेस का डेफिनेशन क्या बनाया हमने कि भैया जो चीज़ें खाने में खट्टी लगेंगी एसिड होंगी, सोर टेस्ट वाली चीज़ें एसिड हो गई, और बिटर यानी कड़वी टेस्ट वाली चीज़ें बेस हो गई। अब हम इसके कुछ एग्जांपल लिख लेंगे एसिड और बेस के, जो हम अपने घर में यूज़ करते हैं, ठीक है, समझ रहे हो ना, ठीक है। इसके अलावा इनके स्टैंडर्ड डेफिनेशन पर अगर हम बात करें तो स्टैंडर्ड डेफिनेशन ये होगा कि एसिड ऐसी चीज़ होती है जिसको अगर हम पानी में डालें तो वो H+ आयन देगा। आयन का मतलब ये होता है कि ये जाहिर सी बात है, हर चीज़ किसी न किसी एटम से मिलकर बनी होती है, किसी न किसी एलिमेंट से ही मिलकर के बनी होती है। पानी में डालने से इनके एटम के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, टूटता है। टूटेगा तो एक चीज़ प्लस चार्ज की बनेगी, एक चीज़ माइनस चार्ज की बनेगी। प्लस और माइनस चार्ज के लिए हम लोग शब्द इस्तेमाल करते हैं आयन्स, क्या बोलते हैं, आयन्स, पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन, समझ आया। तो एसिड ऐसी चीज़ को बोलेंगे जिसके अंदर हाइड्रोजन होना चाहिए, हाइड्रोजन एलिमेंट। जैसे ही पानी में हमने उसको डाला, हाइड्रोजन टूट के अलग होगा, H+ आयन बन जाएगा, H+, समझ रहे हैं, इसको हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं, या हाइड्रोजन आयन भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। और बेस ऐसी चीज को बोलते हैं जिसको पानी में डाला उसमें से OH- आयन निकल जाएगा, उसको हाइड्रोक्साइड आयन बोलते हैं, समझ आ रहा है। ये एसिड बेस का डेफिनेशन है। कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसको पानी में डाले उसने H+ आयन दे दिया, H+ आयन, हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन, H3O- बोलते हैं, ठीक है, उसको एसिड बोलेंगे। और कोई भी ऐसी चीज जिसको पानी में घोले और उसने OH- आयन दे दिया यानी हाइड्रोक्साइड आयन दे दिया, उसको बेस बोलेंगे, ठीक है ना, समझ गए। जो चीज पानी में घोलने से हाइड्रोनियम आयन देती है ऐसे बेस को कहते हैं अल्कली, क्या बोलते हैं, अल्कली, ठीक है। कोई जरूरी नहीं कि बेस हर बार हाइड्रोनियम आयन देगी, ऐसा जरूरी नहीं, लेकिन जिसने हाइड्रोनियम आयन दिया OH- आयन वो बेस कहलाएगा, और जिसने नहीं दिया वो बेस तो रहेगा, वो अल्कली कहलाएगा, सॉरी, जिसने OH- आयन दिया वो अल्कली कहलाएगा, बेस तो है, अल्कली भी कहलाने लगे। और जिसने OH- आयन नहीं दिया पानी में घोलने के बाद तो उसको बेस तो बोलेंगे लेकिन अल्कली नहीं बोलेंगे। ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है अल्कली और बेस में, समझ आया। तो पहले चलिए हम एसिड और बेस को डिफाइन करते हैं, कुछ कुछ घर में इस्तेमाल करने वाले एसिड और बेस का नाम लिखते हैं, उसके बाद कुछ मिनरल एसिड के नाम लिखते हैं जो मिनरल से हमको प्राप्त होता है, कॉमन एसिड जो ज़्यादातर उनके शब्द हम इस्तेमाल करते हैं वो एसिड के नाम लिखते हैं। उसके बाद फिर हम आते हैं कि एसिड और बेस को टेस्ट कैसे करना है, जो हमारा मेन टॉपिक है आज के लेक्चर का, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पर नोट करता हूँ, उसके बाद फिर हम डिस्कस करते हैं। हाँ जी, चलिए यहाँ पर हमने कुछ नाम जो है नोट कर दिए हैं एसिड और बेस के, और कुछ नेचर में पाई जाने वाली एसिडिक चीज़ें और नेचर में पाई जाने वाली बेसिक चीज़ें, यानी नेचुरल एसिड और नेचुरल बेस। इसके अलावा भी हम बहुत सारे एसिड प्रिपेयर करते हैं लैब में, उनको बोलते हैं सिंथेटिक एसिड। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हम ज़मीन से निकालते हैं, उनको बोलते हैं मिनरल एसिड या मिनरल बेस। तो ग्राउंड या अर्थ की सरफेस से जो चीज़ें प्राप्त की जाएंगी उनके साथ हम टाइटल लगा देते हैं मिनरल। ये चीज़ें नेचर से मिलती हैं, इसलिए इनका नाम क्या रखा है, नेचुरल। ये नेचुरल सोर्सेस हैं, नेचुरल एसिड और नेचुरल बेस कहलाती हैं। तो सबसे पहले एसिड और बेस का डेफिनेशन हम देखते हैं, उसके बाद फिर इनके एग्जाम्पल्स पर आते हैं। एसिड किसको बोलेंगे जनरल शब्दों में, वैसे तो डेफिनेशन कई तरीके के हमको मिलते हैं, ठीक है। मैं पहले ये बताता हूँ, फिर मैं दूसरा डेफिनेशन भी आपको बताता हूँ, आप उसको अपने शब्दों में लिख सकते हैं। पहला देखिए,
एसिड किसको बोलते हैं? एन एसिड इज ए सब्सटेंस, ऐसी चीज़ों को एसिड बोलेंगे, ऐसे सब्सटेंस को एसिड बोलेंगे दैट फॉर्म्स हाइड्रोजन आयन। जो कौन सा आयन बनाएगा? हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन को बोलते हैं H+ आयन। यानी पानी में आपने घोला, उसके पास हाइड्रोजन होना चाहिए उस मटेरियल के पास, जैसे पानी में घोला उसने H+ आयन बना दिया, तो जो प्लस आयन देगा वो एसिड कहलाएगा। जब भी व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, जब भी पानी में घोलेंगे अगर उसने हाइड्रोजन आयन दिया तो वो चीज़ जो आपने घोली है एसिड कहलाएगी। दूसरा इसका फंडामेंटल है, एसिड का जो टेस्ट होता है वो सोर टेस्ट होता है। तो व्हाट इज एसिड? तो एक शब्द में अगर आप आंसर देना चाहते हैं, एनीथिंग विच हैव सोर टेस्ट, जो खट्टा लगता है स्वाद में, उसको एसिड बोलते हैं। ठीक है, समझ आया? ठीक है, मैं दूसरा डेफिनेशन फिर आपको बताता हूँ। दूसरा डेफिनेशन क्या बनेगा? दूसरा डेफिनेशन ये होता है, और ये एक्चुअल डेफिनेशन है जो अब मैं आपको बता रहा हूँ, ये तो आपकी किताबों का डेफिनेशन है। ठीक है, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो एक प्रोटॉन देने की टेंडेंसी रखे वो एसिड कहलाता है। समझ आया? प्रोटॉन देने की टेंडेंसी जो रखता है वो एसिड कहलाता है, और इसको इलेक्ट्रॉन की भाषा में हम डिफाइन करते हैं, और जो प्रोटॉन लेने की टेंडेंसी रखेगा वो बेस कहलाएगा। समझ आया? तो इस तरह से एसिड और बेस को हम डिफाइन करते हैं। तो बहरकैफ ये डेफिनेशन काफ़ी है आपके लिए। बेस किसको बोलेंगे? देखिए, ए बेस इज ए सब्सटेंस दैट फॉर्म हाइड्रोक्साइड आयन। OH- आयन को बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयन व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। कोई भी ऐसी चीज़ जिसको पानी में घोला उसने OH- आयन दे दिया, तो ऐसी चीज़ क्या कहलाएगी? बेस। और बेस का टेस्ट कैसा होता है? खट्टा खट्टा, कूल कूल, है ना? तो यहाँ पर हम मार्क करेंगे इट हैव बिटर टेस्ट। बेस का जो टेस्ट है वो कड़वा होता है, बिटर। ये ठीक है, तो ये दूसरा डेफिनेशन हो गया। तो जो OH- आयन देगा पानी में घोलने से वो बेस कहलाएगा, और जो H+ आयन देगा पानी में घोलने से वो एसिड कहलाएगा। जो खट्टा खट्टा लगेगा उसको सोर बोलते हैं ना इंग्लिश में। जिसका टेस्ट सोर होगा, खट्टा होगा, वो एसिड होगा, और जिसका टेस्ट कड़वा होगा, बिटर, वो बेस कहलाएगा। ठीक है, अब कुछ नेचुरल सोर्सेज देखिए जिसमें हमको एसिड और बेस मिलते हैं। ये हमारे घर की चीज़ें हैं ना। अब घरेलू चीज़ें कौन कौन सी यहाँ पर पहचानिए, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए, कुछ मैंने आपके टेक्स्ट बुक से लिया, कुछ बाहर से लिया, ताकि आपका नॉलेज जो है वो प्रिपेयर होता चले भैया। ठीक है, तो देखिए नेचुरल सोर्सेज कुछ हमने लिया है, और उसके अंदर कौन कौन सी एसिड पाई जाती है वो हमने यहाँ पर मार्क किया हुआ है। ठीक है, तो पहला देखिए, खट्टी चीज़ें ना, ये जो भी चीज़ मैं लिख रहा हूँ एसिड प्रेजेंट, यानी इनका टेस्ट कैसा होगा? सोर टेस्ट होगा, खट्टा होगा। तो पहला देखो, जैसे ऑरेंज हो गया या लेमन हो गया। ऑरेंज बोलते हैं संतरा को, लेमन बोलते हैं नींबू को। दोनों खट्टे होते हैं। खट्टे होने के कारण इनमें कौन सा एसिड पाया जाता है? सिट्रिक एसिड। आपको सिर्फ ये नाम याद रखना है। ये फॉर्मूला मैंने उन बच्चों के लिए लिखा है जो ज़्यादा क्यूरियस होते हैं कि भैया अगर सिट्रिक एसिड नाम की कोई चीज़ होती है तो केमिस्ट्री में उसका फार्मूला भी होता होगा। तो जी हाँ, उसका मॉलिकुलर फार्मूला लिखा है, एग्जैक्ट स्ट्रक्चरल फार्मूला नहीं लिखा है। फार्मूला भी कई टाइप के होते हैं, याद रखिएगा। तो अगर आप गूगल सर्च करेंगे, आपको कोई दूसरा फार्मूला मिल गया तो आप बोलोगे भैया आप तो गलत शरत लिख दिए हो यार, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, 11वीं में चल के आप सीखोगे कि भैया 12वें 13वें चैप्टर में, चैप्टर 12 हाइड्रोकार्बन का आएगा, वहाँ सीखोगे। चैप्टर 13 आएगा हाइड्रोकार्बन का, वहाँ सीखोगे कि भैया हर चीज़ के कई ठो फार्मूले होते हैं। स्ट्रक्चरल फार्मूला अलग होता है, मॉलिकुलर फार्मूला अलग होता है, एम्पिरिकल फार्मूला अलग होता है, कंडेंस्ड फार्मूला अलग होता है। तो कई तरह के फार्मूले। तो यहाँ पर जो मैंने लिखा है वो मॉलिकुलर फार्मूला है, याद रखिएगा। तो सिट्रिक एसिड का फार्मूला होता है C6H8O7। ये क्यूरियस बच्चों के लिए, ये आपके परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा ना, आपको याद करना है। तो फार्मूले आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन नाम आपको याद रखना, ये आपके परीक्षा में आता है भैया, इसलिए मैंने मेहनत करके यहाँ पे लिखा है। समझ गए ना? परीक्षा में आता है, फिल इन द ब्लैंक में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, ट्रू फॉल्स में ये पूछ दिया जाता है, याद रखिएगा। और कभी कभी तो 1 नंबर 2 नंबर का ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि कोई 2 एसिड के नाम बताओ जो नेचुरली मिलता हो, फाउंड इन नेचर। नेम एनी 2 एसिड, नेम एनी 2 बेस विच इज़ फाउंड इन नेचर। जो नेचर में हमको मिलता है, 2 एसिड के नाम बताओ, 2 बेस के नाम बताओ। तो इस तरह से आपको नाम लिखना पड़ेगा। पहले तो इन सामग्रियों की नाम लिखनी पड़ेगी और उसके अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है उसका नाम लिखना पड़ेगा। इसलिए ये परीक्षा के लिए उपयोगी है, इसलिए आपको इसको अच्छे से लिखना है अपनी नोटबुक में और इसको याद रखना है। ये खाली देख के लिख के बंद करने के लिए नहीं है, ये याद करने के लिए है। और ये जनरल नॉलेज भी है, इसको याद रखना चाहिए। ठीक बात? तो देखिए, ऑरेंज, संतरा और लेमन, नींबुआ, इसके अंदर कौन सा एसिड होता है? सिट्रिक एसिड। खट्टा एसिड, खट्टी जो भी चीज़ होगी उसमें सिट्रिक एसिड होगा। नींबू जैसी चीज़ों पे सिट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है C6H8O7। दूसरा देखो, एप्पल।
एप्पल तो वैसे स्वादिष्ट लगता है, मीठा मीठा लगता है, लेकिन वो जब पका नहीं होता तो खट्टा लगता है, समझ आया। तो खट्टे में भी कौन सी एसिड होगी, मैलिक एसिड। एप्पल के अंदर एसिड होता है मैलिक एसिड, और मैलिक एसिड का फॉर्मूला होता है C4H6O5। ये फॉर्मूला याद करना आपके लिए जरूरी नहीं है, सिर्फ नाम याद रखना, आपको ये याद रखिएगा। टोमेटो, टमाटर, इसके अंदर ऑक्जेलिक एसिड होता है, ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला होता है COOH ट्वाइस, यानी ये 2 बार होता है। COOH जोड़ दीजिए, COOH ट्वाइस कहलाता है। ये ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला, ये आपको याद करना है क्योंकि ये आगे बार बार काम में आता है, ठीक है। टेमरिंड, टेमरिंड बोलते हैं इमली को। इमली में टार्टेरिक एसिड होता है, ये बहुत कॉमन नाम है, ये आपको याद करना है भैया। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना, जैसे टमाटर याद कर लो, टेमरिंड याद कर लो, लेमन का याद कर लो। तो ये इनके अंदर जो एसिड है उनको याद करना है, क्योंकि 2 एसिड या 3 एसिड पूछा जाता है आपसे। तो इमली के अंदर कौन सा एसिड होता है, टार्टेरिक। याद रखने का तरीका है, टेमरिंड T से शुरू होता है, टार्टेरिक भी T से शुरू होता है। तो ये एसिड का नाम है और वो मटेरियल का नाम है, फल का नाम है इमली, ठीक है। खट्टा दूध, सोर मिल्क, या दूध जब फट जाता है दही बन जाता है, दही को बोलते हैं कर्ड। कर्ड का दूसरा नाम है योगहर्ट, योगहर्ट भी बोलते हैं दही को, कर्ड भी बोलते हैं। और सोर मिल्क तो वैसे खट्टा दूध। तो दूध के अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड कैसे बनता है, इसका नाम कैसे पड़ गया, तो याद रखना एक बैक्टीरिया होता है जिसको बोलते हैं लैक्टोबैसिलस, ऐसे कुछ मिलता जुलता नाम है, मिला लेना गूगल से। लैक्टोबैसिलस ये बैक्टीरिया का नाम है। ये बैक्टीरिया क्या करता है, मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो किस बैक्टीरिया ने दूध को दही बनाया, लैक्टोबैसिलस ने। इसलिए जो दही के अंदर एसिड मिलेगा उस एसिड का नाम क्या रख दिया, बैक्टीरिया साहब के ऑनर में, लैक्टिक एसिड। उसका फॉर्मूला होता है C3H6O3 और टार्टेरिक एसिड का फॉर्मूला होता है C4H6O6, ठीक है। यहाँ देखिए मैलिक एसिड में C4H6O5 O5 है, और टार्टेरिक एसिड में C4H6O6, यहाँ O5 और ये O6, खाली एक एक ऑक्सीजन का डिफरेंस होता है मैलिक एसिड में और टार्टेरिक एसिड में, समझ गए। दूध के अंदर लैक्टिक एसिड होता है, यानी दही के अंदर, खट्टे दूध के अंदर। इसके अलावा विनेगर, विनेगर यानी सिरका बोलते हैं अपन हिंदी में, जो अभी मैं कुछ देर पहले आपको बता रहा था कि अचार को प्रिजर्व रखने के लिए, यानी लंबे समय तक चलाने के लिए हम लोग विनेगर डालते हैं, खट्टा खट्टा होता है। और मोमोज में, चाउमीन में ये डलता है, आप सब खाते हैं, बड़ा मज़े से खाते हैं, स्वाद बढ़ जाता है इससे। तो विनेगर यानी सिरका, हिंदी में सिरका बोलते हैं, इसके अंदर एसिडिक एसिड होता है और ये सबसे वीक एसिड है, याद रखना। इसको हर हाल में इसका फॉर्मूला भी याद करना आपको। द फॉर्मूला इज CH3COOH, समझ रहे हो। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH, याद कर लेना है। आखिरी वाले का फॉर्मूला मैंने नहीं लिखा है क्योंकि इसका एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनता है, तो उसको मैंने स्किप कर दिया है, ठीक है। आप गूगल सर्च करके देख सकते हैं। ये है प्रोटीन। प्रोटीन के अंदर अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं और अमीनो एसिड के कई तरह के फॉर्मूले बनते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है, और लंबा चौड़ा स्ट्रक्चर बनता है, तो उसमें मैंने स्किप किया है। नाम आपको याद रखना है। प्रोटीन के अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है, अमीनो एसिड। ये प्रोटीन का पूरा एक चैप्टर पढ़ेंगे केमिस्ट्री क्लास 12th में जाके आप, ठीक हो गया जी। अब आते हैं बेस की तरफ, जो नेचर में कुछ बेस हमको मिलता है, ये मैंने आपके टेक्स्ट बुक से उठाया है। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, वो आप नोट कर सकते हैं, लेकिन काम चलाने के लिए इतने काफ़ी हैं हमारे लिए ना, समझ गए। तो देखिए नेचुरल सोर्सेस, लाइम, चूना, खाने वाला भी हो सकता है और लगाने वाला भी हो सकता है। उसके अंदर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये बेस का नाम है। और इसका फॉर्मूला का अगर हम बात करें तो कैल्शियम का होता है Ca और हाइड्रोक्साइड का OH, और यहाँ आप नीचे 2 लगा सकते हैं क्योंकि कैल्शियम की वैलेंसी +2 होती है, OH की -, होती है, इसलिए 2 OH लगता है, CaOH2, ठीक बात। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बेकिंग सोडा, खाने वाला मीठा सोडा जिसको बोलते हैं, इसका नाम है, केमिकल नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, यह सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। इसका फॉर्मूला अगर हम लिखें तो सोडियम का होता है Na, ठीक है, और हाइड्रोजन का लगा दिए H, और कार्बोनेट का होता है CO, नीचे 3, ये 3 है ना, मैं इसीलिए बोलते भी जा रहा हूँ, अगर दिखेगा नहीं तो सुन के तो लिख लोगे, NaHCO3। Na हो गया सोडियम, ये हो गया हाइड्रोजन, ये हो गया कार्बोनेट, इसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी इसका नाम है, सोडियम बाइकार्बोनेट भी इसका नाम है, ठीक हो गया जी। अगला है एंटा एसिड, ये बड़ा कमाल का एसिड है, इसका केमिकल नाम है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ, फिर इसका इस्तेमाल बताता हूँ। MgOH ट्वाइस, नीचे 2 लगा देना ना, Mg लिख के OH ब्रैकेट में नीचे 2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये बड़ा मज़ेदार बेस है,
ये हम बहुत यूज़ करते हैं। जैसे जब हमको एसिडिटी होती है ना, एसिडिटी तो आप समझते हैं, पेट में एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। अब मैं पूरा बायोलॉजी समझाने लग जाऊंगा, बहुत टाइम लगेगा। हमारे पेट में HCl एसिड सिक्रीट करता है हमारा लीवर, पेनक्रियास है, लीवर है, एसिड निकालता है। HCl जो बैटरी में हम लोग डालते हैं भैया, वही एसिड पेट में बनता है खाना को पचाने के लिए। समझ आया? HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये सिंथेटिक एसिड भी है और नेचुरल भी हमारे बॉडी के अंदर बनता है भोजन को पचाने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए। समझ आया? तो कभी कभी जब बॉडी के अंदर एसिड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, हम कोई ज़्यादा एसिडिक चीज़ खा लेते हैं तो एसिडिटी हो जाती है पेट में, पेट गड़बड़ हो जाता है, पेट में जलन पैदा हो जाती है और खट्टी खट्टी डकारें आती हैं, है ना, अनडाइजेशन हो जाता है। तो डॉक्टर सलाह देते हैं भैया एंटा एसिड खा लो। अब एंटा एसिड क्या चीज़ है? इसको बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसका नॉर्मल नाम, कॉमन नाम क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, याद रखना, है ना। ये होता है बेस। ये कई तरह से आता है। जैसे आज के डेट में आप उदाहरण के तौर पर मान सकते हैं, जैसे हम लोग जब एसिडिटी होती है तो दुकान से क्या खरीद के लाते हैं? पुदीन हरा, इनो खाते हैं ना एसिडिटी खत्म करने के लिए। ये सब उसी के नमूने हैं, एंटा एसिड के। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं इसको। तो आप एंटा एसिड लेंगे और ये होता है बेस। बेस ना है, देखो बेस। तो ये एसिड के साथ मिलके एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। पेट में एसिड बना रहता है, हमने बाहर से बेस ले लिया, खा लिया, खाने वाला बेस है, इसलिए बता रहे हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं। तो एसिड के ऊपर जब बेस जाएगा, दोनों मिलकर न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, एसिडिटी खत्म हो जाती है और सॉल्ट और वाटर बनता है। वो सॉल्ट हम हजम कर लेते हैं आराम से, ठीक है। और वाटर तो वैसे ही बॉडी से बाहर निकल जाता है यूरिन के रूप में। समझ में आ रहा है ना? तो ये हम लोग इस्तेमाल करते हैं जब हमको एसिडिटी होती है तब। याद रखना, कॉमन नेम है एंटा एसिड और फार्मूला वाला नाम है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, उसका फार्मूला है MgOH2, ठीक है। अगला है वॉशिंग सोडा, कपड़ा धोने वाला सोडा। ये तो बेकिंग सोडा है, NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। ये है कपड़ा धोने वाला सोडा, वॉशिंग सोडा। इसको क्या बोलते हैं? सोडियम कार्बोनेट। और इसका फार्मूला होता है सोडियम का Na और कार्बोनेट का CO3। लेकिन कार्बोनेट में 2 माइनस चार्ज होते हैं, उसको कंपनसेट करने के लिए 2 सोडियम लगता है। तो Na2CO3 इसका फार्मूला होता है सोडियम कार्बोनेट का। समझ आया? तो ये कुछ मैंने आपको नेचुरल एसिड के बारे में बताया, यहाँ कुछ नेचुरल बेस के बारे में बताया। इसके अलावा भी हम लोग बहुत सारे ऐसे एसिड और ऐसे बेस इस्तेमाल करते हैं जो नेचुरल सोर्स से नहीं प्राप्त होता, वो सिंथेटिक होता है। या ऐसे बोलिए वो मिनरल एसिड होते हैं या मिनरल बेस होते हैं, या इनऑर्गेनिक एसिड कह लीजिए और इनऑर्गेनिक बेस कह लीजिए। तो मैं कुछ नाम उनके आपको यहाँ पर बताता हूँ, उसको ध्यान से समझिए और उससे पहले इसको भैया पॉज करके नोट कर लीजिए डिटेल से, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए, यहाँ पर मैंने कुछ एसिड और कुछ बेस के नाम लिखे हैं, इसको आपको नोट करना है और इसको बाकायदा याद करना है, ठीक है। याद इसलिए करना है क्योंकि अगर आप इसको नहीं याद करोगे तो आगे हम केमिकल रिएक्शंस लिखेंगे, एसिड का बेस के साथ, एसिड का किसी मेटल के साथ, नॉन मेटल के साथ, बेस का किसी मेटल नॉन मेटल के साथ, तो फिर आपको बहुत दिक्कत होगा क्योंकि आप एसिड और बेस को पहचानेंगे नहीं। इसलिए ज़रूरी है कि ये सबसे कॉमन एसिड्स हैं और ये सबसे कॉमन बेस हैं, तो इनके फॉर्मूले के साथ, इनके नाम के साथ आपको इनको याद करना है। थोड़ा मेहनत लगेगा, अगर आप आधा घंटा भी बैठ के आराम से इनको देख के 2-4 बार लिख के प्रैक्टिस करके याद कर लिए तो पूरा आपका ये चैप्टर सफल हो जाएगा, ठीक है। तो मेरी बात मुझे उम्मीद है आप मानेंगे और आप इसको याद करेंगे, ठीक है। तो पहले देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ पर मिनरल एसिड्स लिखा है, इनको आप इनऑर्गेनिक एसिड भी बोल सकते हैं, नॉन कार्बोनिक एसिड भी बोल सकते हैं। हालांकि मैंने कुछ कार्बोनिक एसिड भी लिख दिए हैं नीचे, तो इन जनरल आप मिनरल एसिड बोल सकते हैं इनको, या कॉमन एसिड कह सकते हैं। कॉमन एसिड जो कॉमनली हम यूज़ करते हैं वो एसिड्स हैं। तो पहले कौन कौन से देखिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको हाइड्रोजन क्लोराइड भी बोल देते हैं ईजी शब्दों में। फॉर्मूला क्या होता है? HCl, सबसे कॉमन एसिड है जो हमारे पेट के अंदर भी बनता है, हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। नाम दिख रहा है आपको, देखिए, हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फॉर्मूला क्या होता है? HCl, याद कर लेंगे, वैसे ही 1-2 बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। दूसरा होता है सल्फ्यूरिक एसिड, सबसे पॉपुलर एसिड है जो बैटरी में डलता है, H2SO4, तेजाब जिसको बोलते हैं ना, ये वही है H2SO4। नाइट्रिक एसिड HNO3, ये भी बहुत पॉपुलर एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, नाइट्रिक एसिड बोलते हैं, फॉर्मूला होता है HNO3। अगला है एसिटिक एसिड, ये वीक एसिड है, अभी अभी हम बात करके आ रहे हैं, विनेगर में होता है, CH3COOH, फॉर्मूला है, याद कर लीजिए, बहुत पॉपुलर है इसलिए मैंने दोबारा लिखा है। फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला होता है HCOOH, HCOOH फॉर्मिक एसिड। इसका स्टैंडर्ड नाम कुछ और है भैया, IUPAC नाम अलग है, वो हम डिस्कस नहीं करें, हमारे 10वीं लेवल तक वो सारी बातें नहीं हो रही हैं, हम सिर्फ जनरल नाम याद कर रहे हैं, कॉमन नेम या कमर्शियल नेम बोल सकते हैं। कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2CO3। जब वाटर के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस कंबाइन हो जाती है
वाटर H2O, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुस गई CO2, तो ये एसिड बन जाता है पानी के अंदर। और यही है रेन वाटर जब गिरता है, रेन वाटर डिस्टिल वाटर होता है, प्योर वाटर जिसमें कुछ नहीं होता, समझ आया ना, वो एसिड है ना बेस है, न्यूट्रल होता है डिस्टिल वाटर जो बारिश का पानी होता है। लेकिन हमारे हवा में बहुत तरह के गैसेस हैं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, जो पानी बरसता है रेन उसमें घुस जाता है, मिक्सचर हो जाता है, मिक्स हो जाता है, और पानी रेन वाटर के अंदर एसिडिक नेचर आ जाता है। यही वजह है कि खुले में कोई बर्तन रखा हुआ है, लोहा तांबा पीतल रखा हुआ है, उस पर रेन वाटर गिरता है, उसके अंदर एसिडिक नेचर आ गया, जबकि उसको न्यूट्रल होना चाहिए, डिस्टिल वाटर होना चाहिए। लेकिन इन सब गैसेस के कारण वो एसिडिक नेचर का हो जाता है, और जिस पे गिरता है उसको फिर कोरोड करता है, यानी उसमें जंग लग जाता है, खराब करने का काम करता है। ये है एसिड जिसको बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। समझ गए कहाँ बनता है, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड के मिक्सचर से। फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला भी याद कर लीजिए, बहुत पॉपुलर है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, H3PO4। तो ये कुछ एसिड के नाम है, ज़्यादा नहीं लिखा है मैंने, 7 एसिड्स लिखे हैं, ये आप नाम सहित याद कर लीजिए। फिर भी आप बहुत सारा याद नहीं कर सकते तो इसको और इसको तो हर हाल में याद कर लीजिए, बहुत पॉपुलर है। HCl और H2SO4, हाइड्रोजन क्लोराइड एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। नाइट्रिक एसिड याद कर लीजिए, एसिडिक एसिड याद कर लीजिए, वीक एसिड है, और एक कार्बोनिक एसिड याद कर लीजिए H2CO3। इतना तो कम से कम रट लेना, आपको रटना पूरा ही है लेकिन अच्छे से, ठीक है। कुछ कॉमन बेसिस के बारे में देखिए जो ज़्यादातर हम रिएक्शंस में यूज़ करते हैं। पहला है सोडियम हाइड्रोक्साइड, फॉर्मूला होता है सोडियम का Na और हाइड्रोक्साइड का OH। NaOH फॉर्मूला होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, सबसे स्ट्रॉन्ग बेस है, याद रखिएगा, बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका कमर्शियल नेम है, जनरल नेम है कॉस्टिक सोडा। क्या नाम है, कॉस्टिक सोडा। किस काम में आता है, साबुन बनाने के काम में आता है, डिटर्जेंट बनाने के काम में आता है, पेपर इंडस्ट्री वाले बहुत यूज़ करते हैं, पेपर बनाने के काम में आता है, समझ आ रहा है। इसी तरह से फाइबर बनाने के काम में आता है, रेयॉन बनाने के काम में आता है। तो ये इसके इतने सारे काम है। नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, फॉर्मूला है NaOH, ठीक बात। अगला है पोटासियम हाइड्रोक्साइड, फॉर्मूला है पोटासियम का K होता है, पोटासियम का K और हाइड्रोक्साइड का OH, पोटासियम हाइड्रोक्साइड। ये कहाँ इस्तेमाल होता है, इसका जनरल नाम है कॉस्टिक पोटास। ये भी बिल्कुल ऊपर वाले की तरह ही साबुन बनाने के काम में आता है जिस तरह से कॉस्टिक सोडा काम में आ रहा था। तो इससे भी हम साबुन बनाते हैं, लेकिन सॉफ्ट साबुन, इससे हार्ड साबुन बनता है, समझ रहे हैं, हार्ड, और इससे बनता है सॉफ्ट मुलायम साबुन, ठीक है। दूसरा, आजकल जो हम लोग लिथियम आयरन का स्टोरेज बैटरी इस्तेमाल करते हैं, बैटरी, ये बैटरी में भी इस्तेमाल किया जाता है। अब कहाँ लगता है, कैसे लगता है, वो पूरा अपना एक डिटेल टॉपिक है, वो मैं सारी चीज़ें यहाँ नहीं बताऊंगा, मैं जनरल चीज़ें बता रहा हूँ कि बैटरी के अंदर हम इसको यूज़ करते हैं, इस बेस को आयन लेने के लिए, ताकि उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सके। हो गया ना जी, समझ गए। इसका नाम क्या है, जनरल नाम कॉस्टिक पोटास, स्टैंडर्ड नाम क्या है, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, फॉर्मूला क्या है, KOH। और अगला इसका यूज़ होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एब्जॉर्ब करने के लिए ठीक है, कहीं पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, उसको एब्जॉर्ब करना है तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक। अगला देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2, ये बहुत पॉपुलर बेस है, पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। स्लैग्ड लाइम इसका नाम है, स्लैग्ड लाइम। इसके बहुत सारे उपयोग हैं, जैसे घर में पुताई करना है, वाइट वॉशिंग, ये काम में आता है। खाने वाला चूना पान में खाते हैं, ये काम में आता है, ठीक है। ऐसे इसके बहुत सारे इस्तेमाल हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या बोलना चाहिए, टेस्ट करने के काम में आता है। ये वाला कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एब्जॉर्ब करने के काम में आता है, और ये कहीं कार्बन डाइऑक्साइड गैस है कि नहीं है टेस्ट करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। स्लैग्ड लाइम इसका जनरल नाम है, ओरिजिनल नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये भी स्ट्रॉन्ग बेस माना जाता है, ठीक हो गया जी। अगला देखिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अभी भी मैं आपको बता रहा था, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से, जब पेट में एसिडिटी हो जाती है, इसका जनरल नाम एंटा एसिड है। क्या है, एंटा एसिड या एंट एसिड भी बोल सकते हैं ना। ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं, मिल्क ऑफ लाइम भी बोलते हैं, चूने वाला पानी, दूध वाला पानी, मिल्क ऑफ लाइम बोलते हैं इसको, ठीक है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्मूला होता है MgOH2 ट्वाइस, ठीक। अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, इसका कोई जनरल नाम नहीं है, इसको आप ऐसे ही याद रखेंगे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनिया गैस जब वाटर के साथ रिएक्शन करती है तब अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनता है। अमोनिया गैस खुद बेस है, याद रखिएगा। अमोनिया 6वां नंबर में यहाँ पर लिख देता हूँ, अमोनिया गैस होती है ना, गैस, और इसका फॉर्मूला होता है NH3, ये भी बेस है, ये गैस है, बेसिक नेचर की होती है। ये जब पानी के साथ कंबाइन होती है H2O तो बन जाता है एक H इसमें जुड़ के, भाई पानी में H2O, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन होता है, तो एक हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ के NH4 हो जाता है, 3 पहले से है, एक और हो गया, और एक हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन बचता है, वो ये है,
NH4। तो अमोनिया गैस जब वाटर के साथ रिएक्ट करती है तब क्या बनाती है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये बेस है। इसका काम क्या है, इसका यूज़ भी मैं आपको बताते चल रहा हूँ। ये कपड़ों में हमारे जब ग्रीस लग जाता है, ग्रीस तो समझते हैं ना, हाँ, तो ग्रीस को छुड़ाने के काम में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। कपड़ों से ग्रीस को निकालने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। क्या बोलना चाहिए, हाँ ठीक है, वॉशिंग के लिए ठीक। दूसरा, विंडो वगैरह बहुत ग्रीसी ऑयली हो जाता है, उसको साफ़ करने के लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं, विंडो पेन को साफ़ करने के लिए। ठीक है, समझ गए, ठीक। तो मेरे ख्याल से ये कॉमन नेम्स आप याद रखेंगे, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट कर लीजिए कॉपी में, उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। अगला एक छोटा सा डेफिनेशन और आपको नोट करना है अलग से, वो है एल्कली। ये बार बार हम शब्द यूज़ करते हैं। बेस और अल्कली लगभग एक ही चीज़ होता है, लेकिन थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि कोई ऐसा बेस जो पानी में घुल जाए, यानी आप बेस उठाओ पानी में घोलो, अगर वो डिज़ोल्व हो गया, यानी वो आयंस में टूट गया, डिज़ोल्व हो गया, तो ऐसे बेस को बोलते हैं अल्कली। तो इसका डेफिनेशन है, दोस बेसेस दैट कैन बी डिज़ोल्व इन वाटर आर कॉल्ड एल्कली। ऐसा बेस जिसको पानी में घोला और वो डिज़ोल्व हो गया, घुल गया, यानी आयंस में टूट गया, तो ऐसे बेस को क्या बोलते हैं, अल्कली। जरूरी नहीं है हर बेस पानी में डिज़ोल्व हो जाएगा, जो बेस डिज़ोल्व होगा पानी में उसको अल्कली बोलेंगे, और जो डिज़ोल्व नहीं होगा वो बेस कहलाएगा लेकिन अल्कली नहीं कहलाएगा। इसलिए हर अल्कली बेस होगा लेकिन हर बेस अल्कली नहीं होता। तो ये भी नोट कर लीजिएगा, एक छोटा सा नोट मान लीजिएगा यहाँ पर, नोट, ऑल अल्कलीज आर बेस बट ऑल bases may not alkalis। ठीक है, हर बेस अल्कली नहीं होता लेकिन हर अल्कली बेस होता है, ये याद रखिएगा। चलिए यहाँ तक नोट कर लीजिए। ओके, हमारा अगला टॉपिक है हाउ टू आइडेंटिफाई और हाउ टू टेस्ट एसिड एंड बेसिस। हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सी चीज़ एसिड है और कौन सी चीज़ बेसिक नेचर की है। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे कि एसिड किसको बोलते हैं, बेस किसको बोलते हैं, एसिड का स्वाद कैसा होता है, बेस का स्वाद कैसा होता है कि नहीं। कुछ कॉमन एसिड्स के नाम जो हमारे नेचर में मिलता है, नेचुरल एसिड, नेचुरल बेस, और कुछ सिंथेटिक एसिड जिसको हम नॉन नेचुरल बोल सकते हैं, या मिनरल एसिड और मिनरल बेस बोल सकते हैं। तो ये अभी तक हम ये सारी चीज़ें पढ़ रहे थे। अब हम आते हैं मेन मुद्दे पर जहाँ से हमारी परीक्षा में सवाल आता है, और वो टॉपिक है ये कि भैया एसिड को और बेस को कैसे पहचानोगे। आपके सामने हम कोई चीज़ ला के रख देंगे और आपसे पूछेंगे बताओ ये एसिड नेचर का होगा कि बेस नेचर का होगा, तो आप कैसे पहचानेंगे। तो एक तरीका तो हो गया टेस्ट करके बताने वाला, जो खट्टा खट्टा लगेगा वो एसिड होगा, जो कड़वा कड़वा लगेगा वो बेस माना जाएगा, ऐसा ही था ना। लेकिन हर केमिकल सब्सटेंस को चखने की आदत बहुत बुरी आदत है, और ये आपको मौत के दहाने तक लेके चली जाएगी। समझ आ रहा है, क्योंकि कुछ केमिकल सब्सटेंस जहरीले होते हैं, आप उसको टेस्ट नहीं कर सकते, टेस्ट करेंगे निपट जाएंगे। इसलिए टेस्ट करके पता लगाना ये कोई अच्छी बात नहीं है, खासकर केमिकल सब्सटेंस में। नेचुरल चीज़ों को टेस्ट करना अलग चीज़ है भाई, नींबू चाट लेना, टमाटर खा लेना, इमली खा लेना, समझ रहे हैं, बेकिंग सोडा खा लेना, मीठा सोडा, ये अलग चीज़ है क्योंकि ये खाने पीने की चीज़ें हैं। लेकिन इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो एसिडिक नेचर की हैं, बेसिक नेचर की हैं और जहरीली हैं, जिनका स्वाद अच्छा नहीं, तो जाहिर सी बात है जहरीला ना भी होगा, स्वाद खराब होगा तो आप उसको टेस्ट करना तो पसंद नहीं करेंगे। तो ऐसी चीज़ों को हम कैसे पता करेंगे, तो इसको पता करने के लिए फिर हम लोग कुछ इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं ताकि उससे पता चले कि भैया ये एसिड है, ये बेस है। ऐसा इंस्ट्रूमेंट मतलब मशीन नहीं है यहाँ पर ना, ऐसा कोई सब्सटेंस जो हमको ये बताएगा कि भैया ये एसिड है और ये बेस है, उसके लिए हम एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, इंडिकेटर्स। कौन सा शब्द, इंडिकेटर्स, इंडिकेट करने वाला, पहचान बताने वाला, फर्क पैदा करने वाला कि ये एसिड है, ये बेस है। तो ऐसे सब्सटेंस को क्या बोलेंगे, इंडिकेटर्स। अब ध्यान से सुनना, मैं फिर डिटेल से लिखवाता हूँ इसको, पहले मैं एक हेडिंग बना लूँ। जो चीज़ हम यूज़ करने वाले हैं एसिड और बेस को पता करने के लिए, उसको क्या बोलेंगे, इंडिकेटर, इंडिकेटर्स। ठीक है, ये कोई भी सब्सटेंस हो सकते हैं विच इज़ यूज टू आइडेंटिफाई एसिड एंड बेस, विच इज़ यूज टू टेस्ट एसिड एंड बेस, दैट सब्सटेंस वी विल कॉल इंडिकेटर। तो ये डेफिनेशन मैं नोट करूंगा। इंडिकेटर दो टाइप का होता है, ठीक है, दो टाइप, यानी एक तो हमको नेचर ने इंडिकेटर बना के दिया है कि भैया हम तुमको वैसे ही ईश्वर की तरफ से बना के दे रहे हैं, नेचर की तरफ से बना के दे रहे हैं, यूज़ करो, एसिड और बेस का पता लगाओ। और दूसरे टाइप का इंडिकेटर होता है हम अपने लैब में बैठ के बना लेते हैं। तो दोनों तरह के इंडिकेटर हम यूज़ करते हैं। तो जो नेचर ने हमको दिया है
इंडिकेटर एसिड और बेस का पता लगाने के लिए कुछ चीज़ें, सब्सटेंस, मटेरियल, उसको बोलेंगे नेचुरल इंडिकेटर, नेचर वाले इंडिकेटर, जिसको भगवान ने बनाया है, ईश्वर ने बनाया है, खुदा ने बनाया है या नेचर ने बनाया है, ठीक है। और जो हम लैब में बैठ के प्रिपेयर करते हैं इंडिकेटर, उसको बोलते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर या आर्टिफिशियल इंडिकेटर, दोनों शब्द हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दो टाइप के इंडिकेटर हो गए, एक हो गया नेचुरल और एक हो गया मैन मेड, जिसको आर्टिफिशियल भी बोल सकते हैं, सिंथेटिक भी बोल सकते हैं। समझ आया? अब नेचुरल इंडिकेटर किसको बोलेंगे हम? तो नेचुरल इंडिकेटर में बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे कॉमन जो हम यूज़ करते हैं वो है लिटमस का सॉल्यूशन, ठीक है। ये नेचुरल इंडिकेटर है, याद रखिएगा। हालांकि लैब से मैन्युफैक्चर करके हम लिटमस का सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं, लेकिन बेसिकली देखा जाए तो लिटमस जो है वो नेचुरल इंडिकेटर है। इसके अलावा हल्दी हो गई नेचुरल इंडिकेटर, समझ आ रहा है? इसके अलावा हमारा और बहुत सारी चीज़ें हैं नेचुरल इंडिकेटर के तौर पर। कौन कौन सी चीज़ों के नाम मैं बताऊँ? जैसे गुड़हल हो गया, हिबिस्कस फ्लावर जिसको बोलते हैं। हिबिस्कस फ्लावर यानी गुड़हल, लाल कलर का, पिंक कलर का फूल होता है। गुड़हल का पेड़ सबने देखा है, लंबी लंबी शाखाएं होती हैं और उसमें फूल निकलते हैं लाल कलर के। पिटल्स होता है उसमें। अब ये बायोलॉजी वाले सब समझते हैं पिटल्स किसको बोलते हैं, फ्लावर किसको बोलते हैं, है कि नहीं? तो गुड़हल का फूल सबने देखा है, ये नेचुरल इंडिकेटर है हमारा। हल्दी नेचुरल इंडिकेटर है हमारा, समझ आ रहा है? इसी प्रकार से और बहुत सारी चीज़ें हैं। कचनार हो गया और ऐसे ही और बहुत सा, जामुन हो गया और कोलिएंडर हो गया, ठीक है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो हम नाम बाद में नोट कर लेंगे। मोटे मोटे शब्दों में समझिए कि दो तरह के इंडिकेटर होते हैं, एक नेचुरल जो ईश्वर ने हमको दिया है और एक मैन मेड जो हम लैब में बनाते हैं। दोनों तरह के इंडिकेटर हम यूज़ करते हैं और इसमें आपसे सवाल पूछा जाता है परीक्षा में, तो इसलिए इस टॉपिक को अच्छे से आपको समझना है, ठीक है। अच्छा, नेचुरल इंडिकेटर के तौर पर हम यूज़ किसको करेंगे? ज़्यादातर लिटमस को, लिटमस सॉल्यूशन। अब लिटमस सॉल्यूशन कैसे बनता है? तो याद रखिएगा, एक लाइकन का पौधा होता है, लाइकन प्लांट, ये टेक्स्ट बुक में आपको मिल जाएगा लेकिन समझ नहीं आएगा। तो इसके लिए मैं आपको ये बोलूँगा कि भैया गूगल में जाके एक बार लिखिए लाइकन प्लांट इमेज। क्या लिखना है? लाइकन, LICHEN, लाइकन प्लांट इमेज। तो आपको लाइकन पौधे का पूरा जो है डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, इमेज मिल जाएगा और थ्योरी भी मिल जाएगी, कहानी भी मिल जाएगी। तो एक बार ज़रूर उसको खोल के देखिए। हम कोशिश करेंगे अगर ये वीडियो एडिट होती है तो इसमें हम उसके फ़ोटोज़ लगा देंगे, और एडिट नहीं होती है तो हम यहाँ पे आपको फ़ोटो दिखा दे रहे हैं मोबाइल से सर्च करके, तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा कम से कम लाइकन प्लांट किसको बोलते हैं। फिर मैं आपको बताता हूँ कि उससे इंडिकेटर कैसे बनता है, ठीक है। तो ये कुछ पौधे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। हाँ, अब पता नहीं मोबाइल में कितना बढ़िया से आपको दिखेगा, ऐसे दूर से दिखाता हूँ, पता नहीं सही से दिखता है कि नहीं। मैं आपको याद दिलाता हूँ, आपने देखा है। जैसे देखिए, ये जो एक इमेज मैं आपको दिखा रहा हूँ लाल पीले कलर में, ये पत्थर के ऊपर कुछ कुछ जड़ी बूटी नहीं उग जाती, पहाड़ पत्थर में आप देखोगे पत्थर के ऊपर कुछ कुछ घास निकल आती है, ये वही है। इवन आपने देखा होगा कोई पेड़ का टुकड़ा, यानी तना बोलिए, स्टेम बोलिए, स्टेम, पेड़ का तना हिस्सा, टुकड़ा जब सूख जाता है और उसमें पानी पड़ता है, तो जब वो गीला होता है, तना, पेड़ का तना, ठीक है, डगाल बोल लीजिए, तो डगाल जब गीला हो जाता है, सूखा हुआ डगाल जब गीला होता है, उसमें से फफूंद टाइप का नहीं निकल आता पौधा, ये वो पौधा है लाइकन प्लांट, समझ आया? तो ये पेड़ में निकल आता है, पत्थर में निकल आता है, कहीं दीवार में निकल आएगा, ज़मीन में निकल आता है, ये वो पौधा। आप आराम से गूगल सर्च करके इसको देखिए, रंग बिरंगे आपको दिखेंगे। एक ये लाल और पीले कलर का आपको दिख रहा है, ये देखिए ये पीले कलर का आपको दिख रहा है, इसी तरह से ये पत्थर के ऊपर है, देख लीजिए इस तरह। तो ऐसे बहुत सारे इमेजेस आपको मिल जाएंगे। ये देखिए इमेज, ये सब लाइकन प्लांट्स की इमेज है, अलग अलग कलर के होते हैं। इससे हम क्या करते हैं, इसको जला भून के इसमें से पर्पल कलर का एक्सट्रैक्ट निकाल लेते हैं, इसका रस, एक्सट्रैक्ट बोले तो रस, पर्पल कलर का रस होता है। ये पर्पल कलर का जो सॉल्यूशन हम निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट जो निकालते हैं लाइकन प्लांट से, इसी का नाम रख दिया है लिटमस, लिटमस सॉल्यूशन बोल लीजिए। कौन से कलर का होता है? पर्पल। पर्पल तो सब समझते हैं ना, ये तो ब्लैक कलर है। पर्पल कलर की मैं एक टी शर्ट कभी कभी पहनता हूँ, मेरे वीडियो में देखे होंगे आप मुझे, ठीक है। पर्पल कलर का एक्सट्रैक्ट है, लाइकन प्लांट से इसको बनाते हैं, उसका नाम क्या रखा? लिटमस। तो भैया पौधे से आया ना, ऑर्गेनिक चीज़ से आया, इसलिए ये नेचुरल सोर्स के अंदर आएगा, हमारा नेचुरल इंडिकेटर के अंदर आएगा, समझ आया? लेकिन ये जो पर्पल कलर का हमारा लिटमस होता है, इसको हम यूज़ नहीं करते, समझ रहे हैं? इसको हम दो तरह से इस्तेमाल करते हैं। एक, इसको एसिडिफाई कर लेते हैं और लाल कलर बना लेते हैं,
एक इसको बेसिफाई करते हैं और ब्लू कलर का बना लेते हैं सॉल्यूशन, तो 2 कलर के सॉल्यूशन हो जाते हैं। याद रखना, ध्यान से समझना मेरी बात को, ये कोई नहीं समझाता भैया, इसलिए वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो आराम से समझो एक एक चीज़। थोड़ी सी लंबाई ज़्यादा हो गई है, 1 घंटे के ऊपर चला जाएगा वीडियो, लेकिन आराम से सुनिए। देखिए, पर्पल कलर का एक्सट्रैक्ट होता है, कहाँ से निकाले? लाइकन प्लांट से। पर्पल कलर का, इसका नाम लिटमस रखा, लेकिन इसको डायरेक्ट यूज़ नहीं करते, इसके हम 2 तरह के सॉल्यूशन बनाते हैं। कैसे सॉल्यूशन बनाएंगे? लिटमस लिए पर्पल कलर का, इसको किसी एसिड के साथ एसिडिफाई किया, एसिडिक मीडियम में रखा, एसिडिफाई किया, तो इस पर्पल कलर का कलर हो जाता है रेड, और ये लाल कलर का सॉल्यूशन बन जाता है। किसी हल्के फुल्के डाइल्यूट एसिड के साथ पर्पल कलर के लिटमस को मिला दिए, ऐसे घोल दिए, तो इसका कलर लाल हो जाता है। ये एक सॉल्यूशन तैयार हो गया, इसको बोलेंगे रेड लिटमस। क्या नाम रखा है इसका? रेड लिटमस। दूसरा, ये एसिडिफाई किया, किसी एसिड के साथ मिक्स किया, तो बोलेंगे एसिडिफाई करना। तो पर्पल कलर के लिटमस को एसिडिफाई करने से वो लाल कलर का सॉल्यूशन बन जाता है, इसका नाम रख देते हैं रेड लिटमस। क्या नाम है इसका? रेड लिटमस। दूसरा क्या करते हैं, ये जो हमारा पर्पल कलर का लिटमस है जो लाइकन प्लांट से निकाले हैं, इसको बेसिफाई करते हैं किसी बेसिक सॉल्यूशन के साथ, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के साथ मिक्स करके इसको बेसिफाई कर देते हैं, इसका कलर हो जाता है ब्लू। बेस के साथ मिक्स करने से पर्पल कलर के लिटमस का कलर क्या हो जाता है? ब्लू। तो ब्लू कलर का एक सॉल्यूशन तैयार हो गया, और एक एसिडिफाई करके बनाया रेड कलर का सॉल्यूशन। तो 2 तरह के सॉल्यूशन हमारे लिटमस के तैयार हो गए। ये यूज करते हैं इंडिकेटर के तौर पर, लाल रेड लिटमस और ब्लू लिटमस। समझ आया? आप कैसे चेक करेंगे? ध्यान से सुनना, 2 लिटमस हो गए, रेड लिटमस और ब्लू लिटमस, सॉल्यूशन है ना। अब क्या करेंगे, जैसे किसी चीज को चेक करना है कि ये एसिड है कि बेस है, जैसे नींबू, लेमन, उसको चेक करना है, तो लेमन के 2-4 बूंद ले लिए। ऑरेंज को चेक करना है, उसके 2-4 बूंद ले लिए। विनेगर टेस्ट करना है तो उसके 2-4 बूंद ले लिए टेस्ट करने के लिए। एक टेस्ट ट्यूब लिए, टेस्ट ट्यूब, उसके अंदर हमने डाल दिया अपना, मान लो रेड वाला जो हमने लिटमस का सॉल्यूशन बनाया है, रेड लिटमस, उसको भर दिया। थोड़ा उसको डाइल्यूट करने के लिए, पतला करने के लिए हम लोग डाल देते हैं डिस्टिल वाटर। डिस्टिल वाटर किसको बोलते हैं? जो आप घर में पीते हैं उसको नहीं, वो पानी नहीं, जो बैटरी के में डालने के लिए यूज़ किया जाता है, बैटरी वाला पानी, उसको डिस्टिल वाटर बोलते हैं। इसी तरह से अगर आपने बरसात का पानी कहीं स्टोर किया है, रेन वाटर, वो भी डिस्टिल वाटर माना जाता है। समझ आ रहा है? उसका पीएच बिल्कुल 7 होता है, पीएच वैल्यू आगे हम डिस्कस करेंगे पीएच क्या है ना। और उसका टीडीएस 0.000 होता है, 0.000। टीडीएस मशीन होती है ना पानी का लेवल नापने के लिए, इम्प्योरिटी नापने के लिए, जिसमें आप मिनरल वाटर खरीदते हो, है ना, 20 रुपया 1 लीटर। ये बड़े बड़े गैलन लेते हो 30 लीटर का, 25 लीटर का, 20-30 रुपया में, है ना। तो फिर जो लोग पानी फिल्टर करके देते हैं वो टीडीएस मिला के देते हैं। तो डिस्टिल वाटर का टीडीएस होता है 0 पॉइंट समथिंग, यानी रेन वाटर भी डिस्टिल वाटर होता है, बैटरी में डालने वाला पानी भी डिस्टिल वाटर होता है, तो इनका टीडीएस 0 होना चाहिए। ये होते हैं न्यूट्रल डिस्टिल वाटर, इनका पीएच 7 होता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हमारा जो लाल कलर का सॉल्यूशन है रेड लिटमस, उसको एक टेस्ट ट्यूब में डाल के बढ़िया घोल देते हैं, पतला सॉल्यूशन बना लेते हैं, डाइल्यूट कर लेते हैं पानी मिला के। कौन सा पानी? बैटरी में डालने वाला पानी, ठीक है, डिस्टिल वाटर के साथ मिला के डाइल्यूट कर लिए। अब जिस चीज़ को चेक करना है कि वो एसिड है कि बेस, तो जैसे मैंने लाल कलर का सॉल्यूशन उठाया, रेड लिटमस लिया, अब नींबू का 2-4 बूंद इसमें डुबा दिया, 2-4 बूंद टपका दिया, तो हम ये देखते हैं कि अगर हम कोई एसिडिक चीज़ रेड कलर के लिटमस सॉल्यूशन में मिलाते हैं तो रेड कलर का जो सॉल्यूशन होता है वो ब्लू कलर में चेंज हो जाता है। किसमें? रेड किसमें चेंज हो जाता है? ब्लू में। तो जो चीज़ आपने मिलाई है वो बेसिक नेचर की होगी। ये मैं उल्टा बता गया ना, समझ रहे हैं? तो मुझे नींबू नहीं बोलना चाहिए, मुझे बोलना चाहिए कि मैं कोई बेसिक चीज़ मिला रहा हूँ, जैसे वॉशिंग सोडा हो गया, बेकिंग सोडा हो गया, ऐसे समझिए। तो लाल कलर का हमने सॉल्यूशन लिया, रेड लिटमस, अब इसमें मैंने डाल दिया खाने वाला सोडा, थोड़ा सा उसको गीला करके डिस्टिल वाटर में मिला के सॉल्यूशन बना के इसमें डुबा दिया। तो हम ये देखेंगे कि रेड कलर का जो लिटमस है वो ब्लू कलर में चेंज हो गया। रेड लिटमस सॉल्यूशन किस में चेंज हो गया? ब्लू में। तो जो चीज़ आपने डाली है वो बेसिक नेचर की होगी। बेस क्या करता है कि रेड लिटमस सॉल्यूशन को ब्लू कलर में चेंज कर देता है। इसी प्रकार से हमने दूसरा जो सॉल्यूशन बनाया था ब्लू कलर का, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन, उसको उठाए, उसमें नींबू की 2-4 बूंद हमने डुबाया सॉल्यूशन बना के, तो ब्लू कलर का लिटमस सॉल्यूशन रेड कलर में चेंज हो जाएगा। तो जो मटेरियल ब्लू लिटमस सॉल्यूशन को रेड कलर में चेंज करेगा वो एसिड कहलाएगा, और जो मटेरियल रेड कलर के लिटमस सॉल्यूशन को ब्लू कलर में चेंज करेगा वो बेस कहलाएगा। इसको पहचानने का तरीका ये है, देखिए रेड वाला किस में चेंज हो रहा है? ब्लू में। और ब्लू की स्पेलिंग किससे शुरू होती है? बी से, और बी से बेस शुरू होता है, ऐसे याद करिए। तो रेड लिटमस ब्लू में चेंज हुआ, बी में चेंज हुआ, बेस में चेंज हुआ। समझ आया?
रेड कलर का लिटमस अगर ब्लू में चेंज हो गया कोई चीज़ मिलाने से, तो जो चीज़ आपने मिलाया है वो बेस हो गया। और ब्लू कलर का लिटमस अगर रेड में चेंज हो गया तो वो एसिड होगा, जो चीज़ आपने मिलाया है। समझ आ गया? ये इंडिकेटर है। तो दो तरह के इंडिकेटर हो गए ना, एक रेड इंडिकेटर का सॉल्यूशन, रेड लिटमस सॉल्यूशन, और एक ब्लू लिटमस सॉल्यूशन। लेकिन आज के डेट में हम लोग इतने होशियार हैं कि हम लोग सॉल्यूशन यूज ही नहीं करते, हम लोग स्ट्रिप्स यूज करते हैं। स्ट्रिप्स बोलते हैं पेपर की पट्टी को। क्या करते हैं, दो सॉल्यूशन बनाया हमने, रेड लिटमस और ब्लू लिटमस। हम क्या किए, पेपर लेके आए और पेपर को डुबा दिए लाल सॉल्यूशन के अंदर और नीले सॉल्यूशन के अंदर। डूब गया पेपर, तो इसके अंदर तो भैया अब ये इंडिकेटर के गुण आ जाएंगे ना पेपर के अंदर। पेपर निकाल के सुखा लिया, ये हमारा तैयार हो गया। कौन सा, एक रेड इंडिकेटर बन गया, रेड लिटमस पेपर बन गया। रेड लिटमस पेपर, सॉल्यूशन यूज नहीं करते, पेपर यूज करते हैं। और दूसरा बन जाएगा ब्लू लिटमस पेपर। तो पेपर स्ट्रिप्स यूज की जाती हैं सॉल्यूशन की जगह पर। समझ में आ गई बात? तो ये इंडिकेटर हो गया। इसी प्रकार से हम लोग कुछ सिंथेटिक इंडिकेटर यूज करते हैं, यानी लैब में बनाए हुए इंडिकेटर, जिनको बोलते हैं फिनोप्थिलीन। फिनोप्थिलीन जो नोट वगैरह चेक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कैसे इस्तेमाल करते हैं, क्राइम ब्रांच वाले बड़े होशियार होते हैं, सीबीआई वाले। जैसे कोई किसी को घूस दिया, एक सरकारी दफ्तर है जहाँ काम तो होता है नहीं बिना पैसे का, तो जब किसी को पकड़ना होता है तो क्या करते हैं सीबीआई वाले, जैसे तुमको भेजे कि लो भैया ये पैसा रख लो, इस पैसा में हम लोग क्या किए हैं, फिनोप्थिलीन लगा दिए हैं। फिनोप्थिलीन एक कलरलेस लिक्विड होता है, कलरलेस, पानी जैसे कलरलेस होता है ना, वैसे फिनोप्थिलीन भी कलरलेस होता है। तो फिनोप्थिलीन में नोट को डुबा देते हैं, तो नोट में क्या होता है, फिनोप्थिलीन दिखता तो है नहीं, चिपक गया, उसमें उसके असर आ गए। पानी में नोट को डुबाओगे तो पानी आ जाएगा ना जी नोट में, उसी तरह से फिनोप्थिलीन में डुबा देते हैं या स्प्रे कर देते हैं फिनोप्थिलीन को, तो अब वो दिखता तो है ही नहीं है, नोट में है। अब जैसे आप ले गए वो पैसा और किसी को घूस के तौर पे दिए, तो वो पैसा जब पकड़ेगा तो जाहिर सी बात है नोट छुएगा तो फिनोप्थिलीन उसके हाथ में लग जाएगा। हाथ में लग गया फिनोप्थिलीन, अब आँख से तो दिखता नहीं है। अब सीबीआई वाले कूद पड़ेंगे उसके यहाँ, रेट डाल देंगे, बोलेंगे भैया तुम तो घूस का पैसा लिए हो। वो बोलेगा क्या सबूत है, ये तो मेरा पैसा है। बोलेंगे अभी सबूत दिखाते हैं। वो लेके आएंगे सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन, एसिडिक सॉल्यूशन या बेसिक सॉल्यूशन। एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन क्या है, हम एक एसिड ले लिए HCl, उसको पतला कर लिए पानी में घोल के, पानी कौन सा, डिस्टिल वाटर। यह एक सॉल्यूशन ले लिए बेसिक सॉल्यूशन, और पानी में घोल के उसको पतला कर लिए, बेसिक सॉल्यूशन सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। और HCl ले लेते हैं एसिडिक सॉल्यूशन के लिए। अब यहाँ पे लेते हैं बेसिक सॉल्यूशन। क्या लेते हैं, बेसिक, ध्यान से सुनना। तो पानी में घोले सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेसिक सॉल्यूशन हो गया। अब उनके हाथ में फिनोप्थिलीन लगा हुआ है नोट छूने के कारण, वो बोलते हैं भैया इस बर्तन में हाथ डालो। जैसे ही वो हाथ डालते हैं पूरा पानी पिंक कलर का हो जाता है, जबकि पानी कैसा था, कलरलेस। यानी जो हमने डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाया था सोडियम हाइड्रोक्साइड का, बेसिक सॉल्यूशन बनाया था, उसमें जैसे ही फिनोप्थिलीन लगे हुए उंगलियां उसमें जाती हैं तो पूरा का पूरा जो बेसिक सॉल्यूशन होता है वो पिंक कलर का चेंज हो जाता है, पिंक। तो पता चल गया भैया तुम वो नोट छुए हो जो हम भेजे हैं, तो चलो जेल, या तो फिर दो इतना पैसा। तो इस तरह से पता लगाते हैं। तो सिंथेटिक यानी मैन मेड इंडिकेटर क्या क्या हो गए, फिनोप्थिलीन हम यूज़ करते हैं, मिथाइल ऑरेंज यूज़ करते हैं, और मिथाइल रेड यूज़ करते हैं। ये सब ऑर्गेनिक नाम है ना, कंपाउंड है हमारे पास, बहुत सारे हैं। इसी तरह से हिबिस्कस फ्लावर यूज़ करते हैं, ये नेचुरल इंडिकेटर बता रहा हूँ। हिबिस्कस गुड़हल का फूल यूज़ करते हैं। लाल पत्ता गोभी यूज़ करते हैं, जो ब्राउन कलर का पत्ता गोभी होता है। एक तो हमारे यहाँ मिलता है नॉर्मल हरे कलर का, वो नहीं, हरा सफ़ेद वाला नहीं, एक लाल कलर का पत्ता गोभी होता है जी, रेड कैबेज बोलते हैं, उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। हिबिस्कस फ्लावर, गुड़हल का फूल इस्तेमाल कर लेते हैं, जामुन, ये सारी चीज़ें इस्तेमाल कर लेते हैं, और भी बहुत सारे पौधे हैं उनको इस्तेमाल करते हैं। तो नेचुरल और सिंथेटिक दो तरह के इंडिकेटर हम यूज़ करते हैं। समझ में आ गई बात? ठीक है। ये इंडिकेटर किस तरह से काम करते हैं, तो आंसर है ये इंडिकेटर अपना कलर चेंज करके हमको बताते हैं कि ये चीज़ एसिड है, ये चीज़ बेस है। जैसे रेड कलर का लिटमस सॉल्यूशन अगर ब्लू कलर में चेंज हो गया, तो कलर ना चेंज हुआ, इसको आंख से देखेंगे, ब्लू वाला रेड में चेंज हुआ, रेड वाला ब्लू में चेंज हुआ, तो जो ब्लू में चेंज हुआ, जिसका कलर ब्लू में चेंज हो गया, वो बेस माना जाएगा, जो चीज़ मिला रहे हैं। और जिसने ब्लू कलर के लिटमस सॉल्यूशन को रेड कलर में चेंज कर दिया, मिलाने वाली चीज़ को एसिड बोलेंगे। तो कलर चेंज करके इंडिकेटर हमको एसिड और बेस का फैसला करवा के बता देते हैं। समझ आया कि नहीं आया? ये याद रखिएगा, इंडिकेटर खुद एसिड और बेस नहीं होते, याद रखिएगा, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। जो इंडिकेटर हम यूज करें, जैसे लिटमस सॉल्यूशन यूज करें ना, रेड कलर का और ब्लू कलर का, तो लिटमस सॉल्यूशन खुद अपने आप में ना एसिडिक होता है ना बेसिक होता है। तो फिर क्या होता है, कलर कैसे चेंज हो जाता है? तो जैसे रेड कलर का लिटमस सॉल्यूशन है, आपने कोई चीज इसमें मिलाया, कोई बेस मिलाया, तो उसने इसके कलर को क्या कर दिया, ब्लू बना दिया। समझ आया?
आया, कोई बेस मिलाया, जैसे खाने वाला सोडा मिला दिया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो इसने इसके कलर को क्या किया, ब्लू कलर में चेंज कर दिया। कलर कैसे चेंज होगा, तो कलर ऐसे चेंज होता है कि आपने क्या किया, एक इंडिकेटर लिया था लिटमस सॉल्यूशन लाल कलर का, उसमें आपने एक बेस मिला दिया, बेस जाएगा आपके लिटमस सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करके एक तीसरी चीज बना देगा, एक प्रोडक्ट बना देगा, उस प्रोडक्ट का कलर होगा ब्लू कलर का। समझ आया? तो इसमें केमिकल रिएक्शन हो जाता है। जो इंडिकेटर आप यूज कर रहे हैं लिटमस सॉल्यूशन, उसमें जो चीज आप मिलाओगे वो चीज आपके सॉल्यूशन के साथ, इंडिकेटर के साथ रिएक्शन करके एक नया प्रोडक्ट बना देगी। तो इसमें केमिकल रिएक्शन होता है, नया प्रोडक्ट बनता है, इसलिए नए प्रोडक्ट का नया कलर होगा, कलर चेंज हो जाता है। इंडिकेटर अपने आप में ना एसिड होता है ना बेस होता है, ये बात याद रखिएगा। समझ आई बात? अच्छा, ये तो कलर चेंज करके इंडिकेट करने वाले इंडिकेटर हो गए। दूसरे इंडिकेटर ऐसे होते हैं जिसमें हम सूंघ के फैसला करते हैं। सूंघने को बोलते हैं स्मेल, और स्मेल के लिए स्टैंडर्ड शब्द हम यूज करते हैं ऑर्डर। क्या बोलते हैं? ऑर्डर। तो ऑर्डर अगर चेंज हुआ, स्मेल लेते हैं, सूंघ के बताते हैं, उससे फैसला करते हैं कि कौन सी चीज एसिडिक है, कौन सी बेस। ऑर्डर यानी सूंघ के स्मेल लेके अगर हम किसी चीज का फैसला करते हैं कि ये बेस है, ये एसिड है, ऐसे इंडिकेटर को बोलते हैं ओल फैक्ट्री इंडिकेटर। ओल फैक्ट्री, स्मेल लेके, ऑर्डर लेके बताना कि ये एसिड है या बेस है, ओल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। और एक कलर वाला इंडिकेटर होता है। तो दो तरह के इंडिकेटर हम इस्तेमाल करते हैं। आगे बात समझ में? अब इन इंडिकेटर्स को हमको नोट करना है और ध्यान से समझना है, ठीक है? चलिए, हाँ जी, ये इंडिकेटर का एक छोटा सा टॉपिक है, इसको आराम से आप नोट कर लीजिए ध्यान से। कभी कभार आपसे पूछा जा सकता है और आपके नॉलेज के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने जो चीज़ें अभी इंडिकेटर से रिलेटेड आपको बताई हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। बस थोड़ा देर और मेंटेन रहिए लेक्चर के साथ, ताकि सारी चीज़ें हम कवर कर सकें। इंडिकेटर किसको बोलेंगे? ऐसी चीज़ जो एसिड और बेस में फ़र्क बताएगी, टेस्ट करके बताएगी कि एसिड है, ये बेस है। दो तरह का इंडिकेटर होता है, एक तो कलर से हम उसको पहचानते हैं और दूसरा स्मेल से पहचानते हैं। नेचुरल और मैन मेड दोनों तरह के हम इंडिकेटर्स यूज़ कर सकते हैं, चाहे कलर देख के बताना हो, चाहे स्मेल सूंघ के बताना हो। दोनों में नेचुरल और सिंथेटिक दोनों तरह के इंडिकेटर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। सबसे पहले इंडिकेटर का डेफिनेशन, एनीथिंग विच कैन बी यूज टू टेस्ट नेचर ऑफ सब्सटेंस या सॉल्यूशन इज कॉल्ड इंडिकेटर। कोई भी चीज़ जो किसी भी सब्सटेंस का स्वभाव पता करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि वो एसिड है कि बेस, उसको इंडिकेटर बोलते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉपर्टी ऑफ इंडिकेटर, इंडिकेटर की प्रॉपर्टी के ऊपर निर्भर करता है कि हम किस टाइप का इंडिकेटर बनाएंगे, कलर देखने वाला कि स्मेल सूंघ के बताने वाला। तो ये दो तरह का इंडिकेटर हो जाता है, ये डिपेंड करता है इंडिकेटर की प्रॉपर्टी पर। डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉपर्टी ऑफ इंडिकेटर वी कैन हैव टू टाइप्स ऑफ इंडिकेटर। पहला इंडिकेटर कौन सा है? इंडिकेटर शोइंग डिफरेंट कलर्स, जो अलग अलग कलर दिखाएगा डिफरेंट मीडियम में। तो एक टाइप का तो ये इंडिकेटर हो जाएगा जो कलर से हमको इंडिकेट करके बताएगा, जो अभी मैंने आपको लिटमस का एग्जांपल दिया। तो इंडिकेटर शोइंग डिफरेंट कलर्स इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में अलग कलर दिखाएगा, बेसिक मीडियम में अलग कलर दिखाएगा। जैसे मैंने बताया कि अगर हम रेड कलर के लिटमस सॉल्यूशन में कोई चीज़ मिलाएं और वो ब्लू कलर की हो जाए, तो जो चीज़ आपने मिलाया है वो बेस माना जाएगा। और ब्लू कलर के लिटमस सॉल्यूशन में कोई चीज़ मिलाया और वो ब्लू कलर के सॉल्यूशन को रेड में कन्वर्ट कर दिया, तो जो चीज़ आपने मिलाया है वो एसिड माना जाएगा। तो इसमें तो कलर से फैसला हो रहा है। तो एक टाइप का इंडिकेटर कलर वाला इंडिकेटर हो गया। दूसरा, जो हम खुशबू लेके बताएंगे, स्मेल सूंघ के बताएंगे, ऐसे इंडिकेटर को बोलते हैं ओल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। क्या नाम रखा है इसका? ओल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ये कभी कभी आपसे डेफिनेशन पूछा जाता है ओल फैक्ट्री का, तो ये याद रखिएगा, इसको बढ़िया से मार्क करिएगा ताकि इसका डेफिनेशन आपसे बन सके। इंडिकेटर गिविंग डिफरेंट ऑर्डर्स, ऑर्डर्स बोलते हैं स्मेल को, सुगंध को। स्पेलिंग देख लीजिए, ODOURS, ऑर्डर्स, स्मेल। इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम, ये अलग अलग मीडियम एसिडिक और बेसिक में इनका जो स्मेल है वो बदल जाता है, तो हम खुशबू से भी पहचान सकते हैं। इस मेथड को बोलते हैं ओल फैक्ट्री मेथड, और ऐसे इंडिकेटर को बोलते हैं ओल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। अब इंडिकेटर दो टाइप का हो गया, एक हो गया नेचुरल, जो नेचर से हमको मिलता है, एक हो गया मैन मेड। मैन मेड की लिस्ट तो बहुत लंबी चौड़ी है, आपके सिलेबस में 2-4 लिखे हैं, वो मैं यहाँ पे नोट कर दे रहा हूँ। नेचुरल इंडिकेटर जो हम यूज़ करेंगे उसमें सबसे पॉपुलर है लिटमस, लिटमस सॉल्यूशन। लेकिन आज के डेट में हम सॉल्यूशन यूज़ नहीं करते, लिटमस का स्ट्रिप यूज़ करते हैं, पट्टियाँ पेपर की बनी हुई, ठीक है, लिटमस बोल दीजिए एक शब्द में। हिबिस्कस फ्लावर हो गया, ये गुड़हल का फूल है। पर्पल कैबेज लीव्स है, कभी इसको रेड कैबेज लिखते हैं, कभी पर्पल लिखते हैं, आप समझदार हैं। ये हमारा जो पत्ता गोभी होता है पर्पल कलर का, उसके जो पत्ते हैं उसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग। टर्मरिक हल्दी है, उसका भी इस्तेमाल हम लोग कर लेते हैं। मैन मेड जो है सिंथेटिक, जो लैब में या इंडस्ट्री में प्रिपेयर किया जाता है, उसमें सबसे पॉपुलर है फिनोप्थलीन, जो मैंने अभी आपको बताया नोट में लगा के टेस्ट किया जाता है जी। स्पेलिंग देख लीजिए, PHENOLPHTHALEIN, फिनोप्थलीन पढ़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें साइलेंट होती है बीच में। दूसरा है मिथाइल ऑरेंज, ऐसे ही एक ठो होता है मिथाइल रेड,
मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल रेड। तो रेड वाला भी आप नोट कर लीजिएगा ना, मेरे पास यहाँ जगह की कमी है। मिथाइल रेड, दोनों नाम हम इस्तेमाल करते हैं, मिथाइल ऑरेंज भी, मिथाइल रेड भी। तो ये सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं, इन्हीं का हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब किस तरह से इंडिकेटर्स हमारे काम में आता है उसको हम लिख लेते हैं, जो भी हम डिस्कस कर रहे थे, उसके बाद ये टॉपिक हम ख़त्म करते हैं ना। फिर एक छोटा सा मैं आपको बताता हूँ ओल फैक्ट्री का, उसके बाद इसको कंक्लूड करते हैं। हाँ जी, यहाँ पर देखिए जो नट शेल में हम बात कर रहे हैं अभी जो हम डिस्कस कर रहे थे, लिटमस सॉल्यूशन रेड से ब्लू में चेंज होता है या ब्लू से रेड में चेंज होता है, कौन क्या होता है, वो सारी चीज़ें देखिए, नोट लगा लीजिए। एंड एसिड, एसिड क्या करेगा, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन को रेड में चेंज कर देगा, ब्लू कलर को रेड में एसिड चेंज करेगा। और बेस क्या करेगा या अल्कली क्या करेगी, रेड लिटमस सॉल्यूशन को ब्लू में चेंज कर देगा। ब्लू में चेंज हुआ तो बी से बेस बनता है, याद रखिएगा, और रेड वाला एसिड होता है, याद रहेगा। अब ये कुछ ऐसी चीज़ों के नाम हैं, ऐसे मटेरियल हैं जो ब्लू लिटमस सॉल्यूशन को रेड में चेंज करेंगे, यानी एसिडिक नेचर के होंगे। और ये कुछ ऐसे नाम हैं जो रेड लिटमस सॉल्यूशन को ब्लू कलर में चेंज करेंगे, यानी ये बेस होंगे। तो ऐसे कौन कौन सी चीज़ें, जैसे विनेगर हो गया, एसिड होता है, ये ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर सकता है, ठीक है। लेमन जूस हो गया, ऑरेंज जूस हो गया, जूस ऑफ अनराइप मैंगो हो गया, कच्चे आम का जूस, टेमरिंड इमली का जूस हो गया, इसी तरह टमाटर हो गया, बहुत सारे लिस्ट आप लिख सकते हैं। इसी तरह से जो रेड लिटमस को ब्लू कलर में चेंज करेंगे, यानी बेस होंगे, कौन कौन होंगे, बेकिंग सोडा हो गया, मीठा सोडा उसका सॉल्यूशन, वॉशिंग सोडा का सॉल्यूशन यानी कपड़ा धोने वाला डिटर्जेंट या साबुन, बिटर गॉड बोलते हैं लौकी को, लौकी का जूस ले लीजिए, ककम्बर, खीरा, खीरा का जूस ले लीजिए, नीम का जूस ले लीजिए। ये सब क्या करेंगे, रेड लिटमस को ब्लू कलर में चेंज करेंगे। किस तरह से लेना है सॉल्यूशन, सबसे पहले हमको क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब लेना है, ध्यान से सुनिएगा। ये क्या ले लिए, टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब में हम इसमें क्या डाल देंगे, थोड़ा सा डालेंगे डिस्टिल वाटर, क्या डालेंगे, डिस्टिल वाटर, और डिस्टिल वाटर में इनका सॉल्यूशन मिला लेंगे, समझ रहे हैं। पानी डाला, पानी में ही यानी डिस्टिल वाटर के साथ इसका सॉल्यूशन बना लेंगे, विनेगर हो गया, ऑरेंज जूस हो गया। या ऐसा करते हैं, हमारे पास जो लिटमस सॉल्यूशन होता है, जैसे ब्लू कलर का लिटमस सॉल्यूशन है, तो लिटमस सॉल्यूशन को थोड़ा सा पानी डाल के, डिस्टिल वाटर डाल के यहाँ पे मिक्स कर लिया, ये लिटमस सॉल्यूशन है, क्या है, लिटमस सॉल्यूशन, ठीक है। मान लो ये ब्लू कलर का है, ब्लू वाला, ये ब्लू कलर का लिटमस सॉल्यूशन हमने लिया। अब क्या करेंगे, वो ड्रॉपर नहीं आता कान में दवाई डालने वाला, आंख में दवाई डालने वाला ड्रॉपर, उस ड्रॉपर में क्या करेंगे, ये इनके सॉल्यूशन भरेंगे जिनको चेक करना है, समझ आया। ये लिए और इसमें यहाँ पर ड्रॉपर से ऐसे 2-3 बूंद इसमें डाल दिए। जैसे 2-3 बूंद डालेंगे, ये ब्लू कलर का जो सॉल्यूशन था ये किस में चेंज हो जाएगा, रेड में। तो जो चीज़ आपने डाली है ये चीज़ क्या कहलाएगी, एसिड, समझ रहे हो। इस तरह से इसको टेस्ट करते हैं अपन टेस्ट ट्यूब में। आ गया समझ में बात, ठीक है। अब मैं ये तो ठीक है, मैंने कुछ चीज़ों के नाम लिख दिए हैं। अब हमने जो बनाया था नेचुरल इंडिकेटर और सिंथेटिक इंडिकेटर, किस इंडिकेटर में एसिड और बेस को डालने में कौन कौन से कलर में वो हमको दिखता है, किस तरह का कलर एक्सपेरिमेंट के दौरान आता है, इसका हम लिस्ट बना लेते हैं ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो सकें। ये नोट कर लीजिए पॉज करके। हाँ जी, ये टेबल आपको नोट करना है, ये आपके एग्ज़ाम में आता है, यानी इसी में से कुछ ना कुछ आपके परीक्षा में पूछा जाता है। तो इसमें मैंने नेचुरल इंडिकेटर भी नोट कर दिया है, सिंथेटिक भी नोट कर दिया है। सिंथेटिक यानी मैन मेड, ये लास्ट के 2 हैं, नंबर 6 और नंबर 7, यानी फिनोप्थलीन और मिथाइल ऑरेंज। तो पहले हम इन्हीं की बात कर लेते, फिर ऊपर आते हैं, ठीक है। यहाँ मैंने लिखा है इंडिकेटर, आगे सीरियल नंबर है। ये न्यूट्रल सॉल्यूशन में इनका एक्चुअल कलर क्या रहता है, न्यूट्रल सॉल्यूशन में कलर, तो इनका एक्चुअल कलर है। एसिडिक सॉल्यूशन में डाल देने से इनका कलर कैसा रहता है इंडिकेटर का, और बेसिक सॉल्यूशन में डाल देने से इंडिकेटर का कलर क्या हो जाता है, ये आपके सामने ये पूरा चार्ट है। तो पहले देखिए फिनोप्थलीन, जो मैं अभी नोटों की गड्डी के बारे में आपको बता रहा था, क्राइम ब्रांच वाले यूज़ करते हैं। फिनोप्थलीन का अपना कोई कलर नहीं होता, ये कलरलेस सॉल्यूशन है, तो न्यूट्रल सॉल्यूशन में कलरलेस रहता है। एसिडिक सॉल्यूशन में डाल दिए तो भी इसके कलर में कोई चेंज नहीं आता, इसलिए इसको टेस्ट करने के लिए कैसा सॉल्यूशन चाहिए, बेसिक सॉल्यूशन। बेसिक सॉल्यूशन किसका बनाते हैं, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड का डाइल्यूट सॉल्यूशन, और एसिडिक सॉल्यूशन बनाते हैं HCl का एक्वस सॉल्यूशन, ये याद रखिएगा ना। HCl का एक्वस सॉल्यूशन है और ये NaOH का एक्वस सॉल्यूशन यानी डाइल्यूट है, पतला सॉल्यूशन रहता है बहुत। तो फिनोप्थलीन कलरलेस है, एसिड में भी कलरलेस रहता है, लेकिन जैसे ही इसको बेसिक सॉल्यूशन में डालते हैं पिंक कलर का हो जाता है। इसकी वीडियोस भी आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगी, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। मिथाइल ऑरेंज, ओरिजिनल कलर ऑरेंज होता है,
जैसे एसिडिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो ये ऑरेंज से रेड में कन्वर्ट हो जाता है, रेड कलर का हो जाता है, और अगर आपने बेसिक सॉल्यूशन में डाला तो ये येलो कलर का हो जाता है। तो ये दो चीज़ें ये हमारी सिंथेटिक हैं, लैब में प्रिपेयर करते हैं। बाकी सारी चीज़ें मैंने नेचुरल लिखी हुई हैं। जैसे पहला लिटमस, ये तो आप पहले से जान रहे हैं, पर्पल कलर का एक्सट्रैक्ट होता है, लाइकन प्लांट से निकालते हैं। अगर हमने एसिड वाली कोई चीज़ डाली, एसिड सॉल्यूशन में इसको डाला तो इसका कलर रेड हो जाएगा, बेसिक सॉल्यूशन में डाला तो ब्लू कलर का हो जाएगा, ये याद रखेंगे। रेड कैबेज, पत्ता गोभी लाल कलर का होता है, यह पर्पल कलर का भी होता है। जैसे ही आप इसको एसिडिक सॉल्यूशन में डालेंगे लाल कलर हो जाएगा, और बेसिक सॉल्यूशन में ग्रीन कलर का हो जाता है। याद रखने योग्य चीज़ है ग्रीन, ठीक है, थोड़ा सा अलग हो गया ना जी, तो इसको याद रखना है। पत्ता गोभी आपके बेसिक सॉल्यूशन में ग्रीन कलर का हो जाता है, जैसा ये बोर्ड है। हिबिस्कस फ्लावर या हाइड्रेंजिया प्लांट, ये भी एक प्लांट है, ब्लू कलर का होता है, इसको भी हम एज ए इंडिकेटर यूज़ करते हैं। तो फ्लावर्स ऑफ हाइड्रेंजिया नेट पे आप सर्च करके देख सकते हैं, मैं इसकी फ़ोटो नहीं दिखा रहा ना। तो ये एसिडिक सॉल्यूशन में भी ब्लू कलर का रहता है, कोई चेंज नहीं होता है एसिडिक सॉल्यूशन में। लेकिन जैसे ही आप इसको बेसिक सॉल्यूशन में डालते हैं ये भी फिनोप्थिलीन की तरह पिंक हो जाता है। तो एक फिनोप्थिलीन याद कर लीजिए, एक इसको याद कर लीजिए, बेसिक सॉल्यूशन में ये दोनों पिंक कलर के हो जाते हैं, हाइड्रेंजिया का प्लांट। दूसरा लाल गुलाब ले लीजिए या लाल गुड़हल का फूल ले लीजिए, दोनों रेड कलर के होते हैं, ठीक है। तो ये लाइट पिंक होते हैं, लाल गुलाब भी हल्का लाइट पिंक मान लेंगे, गुलाब तो कई तरह के होते हैं, लाइट पिंक की बात हो रही है। और हिबिस्कस भी लाल कलर का होता है, पिंक कलर का होता है। देखिए जैसे ही आप इसको एसिडिक सॉल्यूशन में डालेंगे ये डार्क पिंक हो जाता है, गाढ़ा हो जाएगा। पहले लाइट पिंक था, डार्क पिंक हो जाएगा, यानी लाल कलर का ही रहता है। इसको मोटे मोटे शब्दों में आप लाल बोल सकते हैं। लाल में भी बहुत सारे शेड होते हैं। ये जो डार्क कलर का पिंक कलर बनता है, डार्क पिंक, इसको बोलते हैं मेजेंटा कलर। मेजेंटा ये नया कलर है भैया, बहुत सारे शेड्स होते हैं, लड़कियां पहचानती हैं, एक कलर के बहुत सारे शेड्स पहचानती हैं। वो गाना नहीं आया था बीच में, मेजेंटा कलर वाओ, रेड कलर वाओ वाओ वाओ, वही वाला मेजेंटा कलर है, ठीक है। और फिर से अगर हमने इसको बेसिक सॉल्यूशन में डाला हिबिस्कस फ्लावर को, तो ये भी कैसा हो जाता है, ग्रीन। देखिए रेड कैबेज भी ग्रीन हो जाता है बेसिक सॉल्यूशन में, और हिबिस्कस गुड़हल का भी जो फूल है और लाल गुलाब का जो फूल है वो भी ग्रीन सॉल्यूशन हो जाता है, किसमें, बेसिक सॉल्यूशन में, ग्रीन कलर का। याद रखेंगे। हल्दी येलो कलर की होती है, एसिड के साथ कोई रिएक्शन नहीं करती, येलो कलर ही रहती है। लेकिन जैसे बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे, साबुन से धोए कपड़े में लगे हुए हल्दी को, तो वो लाल कलर का हो जाता है। तो ये तो याद रहेगा, मैं पहले भी बता चुका हूँ। फिनोप्थिलीन और मिथाइल ऑरेंज हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये वाले जो इंडिकेटर हैं इनको आपको अच्छे से याद करना है। यहाँ पर मैंने कुछ नोट लगाए, देखिए। इंडिकेटर रिएक्ट विथ एसिड एंड बेसिस टू फॉर्म न्यू सब्सटेंसेस। इंडिकेटर क्या करता है, एसिड और बेस के साथ रिएक्ट करके नए कंपाउंड बनाता है, और अगर नया प्रोडक्ट बनेगा तो कलर नए प्रोडक्ट का चेंज हो जाएगा। दैट्स वाई दिस कॉसेस चेंज इन कलर। तो ये इसका रीजन भी याद रखिएगा कि वाई इंडिकेटर चेंज इट्स कलर, तो उसका आंसर है ये, समझ गए, नोट कर लीजिए। अगला जो इंडिकेटर है स्मेल वाला, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं ऑनियन, प्याज, ठीक है, क्लोव ऑयल यानी लौंग का तेल, और वेनिला एसेंस, वेनिला खाने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, खुशबू के तौर पर यूज़ करते हैं। ये हमारे ओल फैक्ट्री मेथड है, उसको मैं आपको बताता हूँ जल्दी से। इसको देखिए, हाँ जी, ये अगला इंडिकेटर देखिए, इसको बोलते हैं ओल फैक्ट्री इंडिकेटर। ओल फैक्ट्री मतलब इट गिव्स डिफरेंट ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब होता है स्मेल, किसमें, एसिडिक और बेसिक मीडियम में इनका अलग अलग स्मेल होता है, और हम खुशबू से पहचान सकते हैं कि कौन सी चीज़ एसिडिक है, कौन सी चीज़ बेस है। खुशबू से कैसे पहचानेंगे, जो चीज़ एसिडिक होगी खट्टी खट्टी महक आएगी, और जो चीज़ बेसिक होगी वो कड़वी कड़वी महक आएगी। या इसके दूसरे पहचानने के तरीके देखिए, इसमें 3 चीज़ें हम यूज़ करते हैं मोटे मोटे। वैसे तो और बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, जैसे जामुन हो गया, कनेर का फूल हो गया, कचनार हो गया, ठीक है, ओलिएंडर जिसको बोलते हैं। इस तरह करके बहुत सारी चीज़ें हम इस्तेमाल कर सकते हैं। टर्मरिक, हल्दी हो गया, हल्दी से भी हम इसमें खुशबू लेकर के एसिड और बेस को टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसको चेक कैसे करना है। तो चेक करने के कई तरीके हैं, आपकी बुक ने अलग लिखा है, मैं अलग बताऊंगा, दोनों का मकसद एक ही होगा, ध्यान से देखिए। पहला हम लेते हैं प्याज। प्याज को क्या बोलते हैं, ऑनियन। क्या बोलते हैं, ऑनियन। ऑनियन से स्मेल लेने के 2 तरीके हैं। एक तो यहाँ मैंने लिखा है ऑनियन ऑर्डर्ड क्लॉथ स्ट्रिप्स, यानी कपड़े के टुकड़े, और आपकी बुक ने लिखा है पेपर स्ट्रिप, पेपर के टुकड़े। तो आप चाहे कपड़े से बना लो चाहे पेपर से बना लो, दोनों से बनाया जा सकता है। मैं आपको पेपर का बता देता हूँ, कपड़े का भी बता देता हूँ। हमको क्या करना है, एक सादा पेपर लेना है, ठीक है, और प्याज का रस ले लेना है, ऑनियन का रस, ये सब में लागू होगा ना। वेनिला का रस ले लो, वेनिला एसेंस, या क्लोव ऑयल ले लो। वेनिला और क्लोव ऑयल जब हम लेंगे तो इनको पतला कर लेंगे, यानी इनको
डिस्टिल वाटर के साथ मिक्स करके इनका सॉल्यूशन बना लेंगे, पतला सॉल्यूशन, क्योंकि ये गाढ़े होते हैं। लौंग का तेल है, लौंग का तेल गाढ़ा होता है, तो उसको पतला करने के लिए डिस्टिल वाटर डाल के मिक्स कर देंगे तो ये पतला सॉल्यूशन बन जाएगा। आराम से पेपर इसको सोख लेगा, लेकिन ये मोटा रहेगा तो आराम से नहीं सोखेगा। इसी तरह से वेनिला एसेंस, इसको भी डाइल्यूट कर लेते हैं। समझ आ रहा है? तो मैं इन दोनों के लिए यहाँ पे कॉमन शब्द क्या लिख देता हूँ, इसको क्या करना है, डाइल्यूट विथ डिस्टिल वाटर। ठीक है, डिस्टिल वाटर में इसको डाल के पतला कर लेंगे, डाइल्यूट कर लेंगे, ये याद रखिएगा। ठीक है, वेनिला और क्लोव ऑयल को, तब इसको हम ओल फैक्ट्री इंडिकेटर के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए जल्दी से देखते हैं, जल्दी से ख़त्म करते हैं लेक्चर को, बहुत टाइम हो गया, बहुत देर से आप पढ़ रहे हैं। मैं उम्मीद करूँगा कि सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी, ताकि इसके बाद का जो टॉपिक हम स्टार्ट करें, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस और उनके केमिकल रिएक्शन, तो वो सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाएं। जितने एसिड और बेस के मैंने नाम लिखा है उनको आप याद कर लेना कृपया करके, ताकि अगला लेक्चर आपको समझ में आए। ठीक है, यहाँ पर देखिए, मैं आपको बता रहा था कि हमको प्याज का रस लेना है। अब आप पेपर से बनाना चाहते हैं या कपड़े से बनाना चाहते हैं, मैंने यहाँ कपड़ा लिखा है, आप पेपर से बना सकते हैं, आपकी बुक ने पेपर लिखा है। एक पेपर लीजिए, प्याज का रस लीजिए, प्याज के रस में पेपर को डुबा दीजिए, पेपर प्याज के रस को सोख लेगा, सूख जाएगा। ठीक है, अब उस पेपर के 3 टुकड़े कर लीजिए, काट लीजिए, पतली पतली स्ट्रिप बना लीजिए, पट्टियाँ पेपर की। यही काम यहाँ पर करना है। अगर आप पेपर नहीं लेना चाहते तो ऐसा करते हैं कि प्याज को बारीक बारीक काट लो, रस भी नहीं निकालना है। अगर हम कपड़े से बना रहे हैं तो प्याज को बारीक बारीक एकदम चॉप कर लो, काट लो एकदम बारीक, जैसे हम खाने के लिए काटते हैं। उसको बढ़िया एक पॉलीथीन में रखो, प्याज को डाल दो, कटा हुआ प्याज, और उसमें कपड़े डाल दो, कपड़े के टुकड़े 3-4 टुकड़े डाल दो, कपड़े के पतले पतले स्ट्रिप्स डाल दिए, और उस पन्नी का मुंह बांध दो और डाल दो फ्रिज में। रात भर पड़े रहने दो फ्रिज में। अगले दिन सुबेरे निकालो, जैसे ही आप पन्नी खोलोगे, कपड़ा निकालोगे, तो कपड़े में प्याज की महक आ जाएगी। प्याज प्याज महकेगा, ऑनियन ऑनियन, कपड़ा। समझ में आ रहा है? और अगर पेपर लेना है तो क्या करोगे, प्याज का रस लो, पेपर को डुबा दो प्याज के रस में, या पेपर में प्याज का रस डुबा दो, चुआ दो, ऐसे बोलेंगे, तो उसमें प्याज का रस आ जाएगा, सूख जाएगा। दोनों से आप बना सकते हैं। पेपर को भी 3 टुकड़े काट लो जिसमें प्याज का रस है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम एक एसिड सॉल्यूशन लेके आएंगे, एक बेस सॉल्यूशन लेके आएंगे। एसिड सॉल्यूशन कैसे बनाना है, डाइल्यूट एसिड। अब ध्यान से देखना, यहां पर हमने बनाया डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन। ये क्या चीज है, एसिड। समझ रहे हो, ये क्या है, ये एसिड है। और दूसरा सॉल्यूशन क्या बना के लाएंगे, डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड का बेसिक सॉल्यूशन। यानी आपको एक एसिडिक सॉल्यूशन लाना है, एक बेसिक सॉल्यूशन लाना है। सॉल्यूशन कैसे बनाओगे, कोई एसिड ले लो HCl, उसको पानी में घोल के पतला कर लो। पानी कौन सा, डिस्टिल वाटर। समझ आ रहा है? तो ये भी डाइल्यूट ले लिया, और दूसरा क्या ले लिए, डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, ये बेस है। ठीक है, ये क्या है, बेस। दोनों का सॉल्यूशन बनाए, यानी पानी में डाल के पतला कर लिया। ठीक है, अब हमारे पास ऑनियन है, चाहे आप पेपर स्ट्रिप से बनाओ चाहे कपड़े से बनाओ। क्या करना है भैया, 3 टुकड़े हमारे पास हैं, 3 टुकड़ा है पेपर का या कपड़े का। एक टुकड़े में क्या डाल दो, एसिड डाल दो डाइल्यूट किया हुआ। दूसरे पेपर या कपड़े के टुकड़े में क्या डाल दो, बेस डाल दो, सोडियम हाइड्रोक्साइड डाइल्यूट किया हुआ। और तीसरा टुकड़ा एज इट इज रख लो सूंघने के लिए, ताकि उसमें से प्याज की खुशबू आए। आया समझ में? अब याद रखना, ये चीज़ आप वेनिला के साथ भी कर सकते हैं, क्लोव ऑयल के साथ भी कर सकते हैं, तीनों का एक ही रिजल्ट आता है। तो एसिड वाला जो सॉल्यूशन होगा, जिसमें आपने जिस पेपर में या जिस कपड़े में आपने एसिड डाला होगा, या एसिड को ले लो टेस्ट ट्यूब में, कई तरह से एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, तो आपके ऊपर है। आपने एसिडिक सॉल्यूशन किस में भर लिया, टेस्ट ट्यूब में, और एक कपड़ा उठाया जिसमें ऑनियन था, वो डाल दिया एसिड वाले टेस्ट ट्यूब में, एक कपड़ा डाल दिया बेस वाले टेस्ट ट्यूब में, या कपड़े के ऊपर आपने एसिड चुआ दिया या बेस चुआ दिया, कैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, बहरकैफ जिस ऑनियन स्ट्रिप में आप एसिड डालेंगे, एसिड का सॉल्यूशन डालेंगे, उसमें ऑनियन की खुशबू आएगी, खुशबू नहीं मरेगी। लेकिन जिसमें बेसिक सॉल्यूशन आपने डाला है, या बेस वाले टेस्ट ट्यूब में आपने ऑनियन वाला कपड़ा डाला है या पेपर डाला है, उसमें से ऑनियन की खुशबू मर जाएगी, ऑनियन की खुशबू खत्म, कोई खुशबू नहीं आएगी। और जिसमें ऑनियन की खुशबू रिटेन रहेगी, वो क्या माना जाएगा, वो एसिड माना जाएगा। और जिसमें कोई खुशबू नहीं आएगी, वो सॉल्यूशन क्या माना जाएगा, बेस माना जाएगा। लो जी, हो गया फैसला खुशबू से। समझ आया? इसमें क्या रहेगा, स्मेल के लिए मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, ऑर्डर। ऑर्डर क्या रहेगा, रिटेन। यानी ये कैसे महकेगा,
ऑनियन स्मेल। कौन सा स्मेल रहेगा? ऑनियन। और इसमें स्मेल क्या हो जाएगा? खत्म, ऑर्डर वैनिश्ड। ऑर्डर क्या बोलेंगे? एंड वैनिश, वैनिश लिख देते हैं ना, वैनिश्ड। इसमें खुशबू खत्म हो जाती है, ठीक है, कोई स्मेल नहीं आता, नो स्मेल। आगे बात समझ में? अब यहां पर आप ऑनियन की जगह अगर आप वेनिला लें या क्लोव ऑयल लें, रिजल्ट सेम रहता है। जिस सॉल्यूशन में खुशबू एज इट इज रहेगी, यहाँ चीज ये लिखा है, यही चीज यहाँ लिख लेंगे, यहाँ लिख लेंगे, लेकिन यहाँ वेनिला है और यहाँ क्लोव है, समझ जाइएगा। जिसमें स्मेल आएगी वो एसिडिक सॉल्यूशन होगा और जिसमें स्मेल नहीं आएगी वो बेसिक सॉल्यूशन माना जाएगा। ये समझ आया इंडिकेटर? तो आप इसको नोट कर लीजिए। इसके साथ हमारा पहला टॉपिक यहाँ पर समाप्त होता है। इसके बाद 3 क्वेश्चन लिखे हुए हैं जिसका आंसर आपको लिखना है, ठीक है। चलिए फटाक से इसको नोट कर लीजिए। चलिए आखिरी में 3 क्वेश्चनों के आंसर यहाँ पर हम कोट करेंगे और इनको इसलिए मैंने यहाँ पर कवर किया है इसी पहले लेक्चर के अंदर, क्योंकि ये जो 3 क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में लिखे हुए हैं, जिनका पेज नंबर भी हम आपको बताए देते हैं आपकी टेक्स्ट बुक से, ठीक है। पेज नंबर 17 में है ना। तो these are the questions which are present in पेज नंबर 17 इन योर साइंस टेक्स्ट बुक। इसलिए मैंने इनको यहाँ पर लिखा है क्योंकि ये परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं और अभी अभी आए हैं 2023 में, 2019 में, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, बार बार इनके आने के चांसेस हैं, ठीक है। पहला जो क्वेश्चन है ये 2019 में भी आया है, 2023 में भी आया है, 2 बार पूछा गया है। दूसरा जो क्वेश्चन है ये 2023 में पूछा गया है, ठीक है। तीसरा जो क्वेश्चन है ये भी 2019 में और 2023 में पूछा गया है, 2019 में भी आया है, 2023 में भी आया है और 24 का पेपर आप देख के मैच कर सकते हैं कि वहाँ पूछा है कि नहीं पूछा है। तो ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है वाई कॉपर एंड एल्यूमिनियम कंटेनर नॉट यूज्ड टू स्टोर पिकल। कॉपर के बने हुए बर्तन और एल्यूमिनियम के बने हुए बर्तन अचार रखने के लिए, स्टोर करने के लिए क्यों इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? तो आंसर है पिकल कंटेन्स, अचार कंटेन्स एसिड। अचार के अंदर एसिड होता है विच रिएक्ट विथ कॉपर एंड एल्यूमिनियम। वो कॉपर और एल्यूमिनियम बर्तन के साथ रिएक्शन करके प्रोड्यूसेस टॉक्सिक मटेरियल, हार्मफुल पॉइजनस मटेरियल पैदा कर सकते हैं, रिएक्शन के तौर पर बना सकते हैं, प्रोडक्ट बना सकते हैं जो हमारी हेल्थ के लिए सही नहीं होते, हार्मफुल होते हैं। इतना आंसर लिख देंगे, आपको 2 नंबर 3 नंबर मिल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है वाइल ईटिंग मिड डे मील। दोपहर का खाना खाते समय सम सब्जी, सब्जी को करी भी लिख सकते हैं, या आपको करी के तौर पर भी CURRY करी भी लिखा हुआ मिल सकता है। सम सब्जी फेल ऑन कुसुम्स क्लोथ। कुसुम के कपड़े में कुछ सब्जी गिर गई, करी गिर गई। शी वेंट होम एंड रब्ड सम सोप ऑन द स्पॉट। जहाँ पर सब्जी गिरी हुई थी, तरी गिरी थी या करी गिरी थी, उसने वहाँ पे साबुन लगा के उसको साफ कर दिया। विच टर्न रेड। तो जैसे ही उसने साबुन लगाया, वो स्पॉट जहाँ पर येलो कलर का सब्जी गिरा हुआ था हल्दी के कारण, वो रेड कलर में चेंज हो गया। कैन यू गिव द रीज़न फॉर द चेंज इन कलर। ये येलो से रेड में चेंज हो गया, क्या आप इसका रीज़न बता सकते हैं, कारण बता सकते हैं? आंसर है यस। इन सब्जी या इन करी, जो भी सवाल में रहेगा। देयर वॉज टर्मरिक। सब्जी में क्या होता है? हल्दी होता है, टर्मरिक बोलते हैं हल्दी को। विच इज इन नेचुरल इंडिकेटर। हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि हल्दी हमारी नेचुरल इंडिकेटर है, ठीक है। विच गिव्स डार्क येलो कलर इन एसिड। कौन सा कलर देती है एसिड में? येलो कलर की रहती है, एसिड में तो नहीं चेंज होती ना, लेकिन जैसे ही कोई बेसिक चीज़ आती है, साबुन वगैरह, तो ये रेड कलर में चेंज हो जाती है। एंड रेड कलर विथ बेस। सोप इज ए बेसिक मटेरियल। साबुन टिकिया क्या होता है? बेसिक मटेरियल होता है। साबुन, सोप, वॉशिंग सोडा बेस होता है ना, तो बेस के साथ हल्दी मिल के कौन से कलर में चेंज हो जाएगी? रेड कलर में चेंज हो जाएगी। वही लिखा है, सोप इज ए बेसिक मटेरियल सो क्लॉथ टर्न इनटू रेड, ठीक है। ये भी 2023 में आया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन इसी के साथ में है तीसरा। सुरेश इज ए विजुअली डिसेबल्ड स्टूडेंट। यानी सुरेश आंखों से नहीं देख सकता, डिसेबल है, ठीक है। विच इंडिकेटर कैन ही यूज टू आइडेंटिफाई एसिड एंड बेसिस। तो उसको कौन सा इंडिकेटर यूज करना चाहिए? उसको आंख से नहीं दिखता, तो जाहिर सी बात है स्मेल वाला मेथड है, जिसको क्या बोलते हैं? ओल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। उसके 2 एग्जाम्पल लिखने हैं। तो लिखा है सुरेश इज कलर ब्लाइंड सो ही विल आइडेंटिफाई एसिड एंड बेसिस बाय ओल फैक्ट्री इंडिकेटर या बाय ओल फैक्ट्री मेथड। उसके एग्जाम्पल क्या है? एक ओनियन स्ट्रिप हो गया और एक वेनिला एसेंस हो गया, अभी अभी हम डिस्कस करके आ रहे हैं। तो इसको नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसके बाद तैयार रहिएगा, मिलेंगे हम लेक्चर नंबर 2 में, जहाँ पर हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस डिस्कस करेंगे और बहुत सारी बातें करेंगे। नोट कर लीजिए इसको अच्छे से।